नमस्कार। आज हम 2025 में भारत के एजुकेशन सेक्टर में हुए बड़े बदलावों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास विकसित भारत द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन 2025 रिपोर्ट के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इन सुधारों के सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझना। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी 2020 के तहत किए गए ये बदलाव कैसे स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक पूरे सिस्टम को नया आकार दे रहे हैं। चलिए तो फिर बजट से ही शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2025-26 में एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1,28,650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हाँ। जो पिछले साल से 6.22% ज्यादा है। हाँ, पर जो फैसिनेट करने वाली बात है वो ये नहीं है कि कितना पैसा मिला, बल्कि ये कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एग्जैक्टली। रिपोर्ट कहती है कि 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। अच्छा। ताकि छात्रों में डिजाइन माइंडसेट और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसी स्किल्स बढ़े। और नए आईआईटीज भी तो हैं, तिरुपति, धारवाड़, पलक्कड़। हाँ, और जमलू, भिलाई, इनमें करीब 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें भी। अब आते हैं रेगुलेटरी बदलावों पर। दिसंबर में एक बहुत जरूरी कानून पास हुआ, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल पूरे भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल कमीशन बनाता है। मतलब जो पहले इतनी सारी अलग अलग बॉडीज थीं, उनकी जगह अब एक। हाँ बिल्कुल, अब एक ही यूनिफाइड फ्रेमवर्क होगा। तो इसका मतलब हुआ कि रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन और फंडिंग, इन सबको अलग अलग किया जा रहा है। सही, और ये एनईपी के विजन के बिल्कुल अनुरूप है, जिसका लक्ष्य इनोवेशन और क्वालिटी को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। आंकड़ों की बात करें तो कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। जून 2025 तक हायर एजुकेशन संस्थानों की संख्या 51,534 से बढ़कर 70,018 हो गई है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और ये सिर्फ कुल संख्या नहीं है। यूनिवर्सिटीज 760 से बढ़कर 1,338 हो गई हैं। आईआईटी 16 से 23, आईआईएम्स 13 से 21 और एम्स 7 से बढ़कर 20 हो गए हैं। ये एक जबरदस्त विस्तार है। अब स्कूल लेवल पर आते हैं। यहाँ भी बड़े बदलाव हुए हैं। सीबीएसई अब अगले साल से 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कराएगा, फरवरी और मई में। इसका सीधा मकसद तो यही होगा कि छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाए। बिल्कुल, जो एक हाई स्टेक्स वाला माहौल होता है उसे खत्म करना। इसके अलावा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 भी लॉन्च हुआ है। हाँ, जिसमें लाखों स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि अब जोर एक्सपीरियंशियल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर है। छात्रों को स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें आर्ट्स भी शामिल है? हाँ, स्टीम। तो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आज हमने देखा कि 2025 में भारत का एजुकेशन सेक्टर बजट में बढ़ोतरी, एक सिंगल रेगुलेटर, संस्थानों का बड़ा विस्तार और स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। एकदम सही। ये सब भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक एसेट में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, इन नए संस्थानों और फ्रेमवर्क्स में क्वालिटी और इनोवेशन को जमीनी स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा? सही बात है। भविष्य में इन नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट टॉपिक। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे भाषण में एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि न्याय अलग अलग बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की तरह नहीं, बल्कि एक जुडिशियल सिम्फनी की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, और आज हम इसी सिम्फनी पर बात करने वाले हैं। हमारा विषय है जुडिशियल फेडरलिज्म या न्यायिक संघवाद। हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और भारत के जुडिशियल सिस्टम के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिम्फनी बजती कैसे है। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये सब मिलकर कैसे एक सुर में काम कर सकते हैं, यही जुडिशियल फेडरलिज्म का मतलब कोर आइडिया है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही अहम है। तो चलिए इसी कॉन्स्टिट्यूशनल विजन से शुरू करते हैं। सोर्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात है, वन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। हाँ। पर इंटीग्रेटेड और फेडरलिज्म, ये दोनों शब्द एक दूसरे के थोड़े खिलाफ नहीं लगते? हाँ, ये बहुत सा सवाल है। असल में डॉक्टर अम्बेडकर का विजन इंटीग्रेशन का था, सबऑर्डिनेशन का नहीं।
ग्रैनवेल ऑस्टिन की किताब का हवाला देते हुए सोर्स बताता है कि संविधान सभा चाहती थी कि हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के अधीन मतलब सबऑर्डिनेट न हों। बल्कि बराबर के संवैधानिक न्यायालय हों, को-इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। एग्जैक्टली मतलब स्ट्रक्चर एक ही है पर कद में दोनों बराबर हैं। अच्छा। तो अगर विजन एक सिम्फनी का था जिसमें सब बराबर हैं, तो आज ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ लीड वायलिन यानी सुप्रीम कोर्ट की ही आवाज सुनाई देती है? ये पहलू अंडर डेवलप्ड क्यों रह गया? यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिए, पब्लिक हो या एकेडमिक सर्कल्स, सारी चर्चा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही होती है। हाँ, ये तो है। हाई कोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि असल में हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। आर्टिकल 226 की बात करें आप। जी, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से भी ज्यादा वाइड है। अच्छा, वो कैसे? मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर किसी और लीगल राइट का भी हनन हो तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल्स 227 और 235 हाई कोर्ट्स को अपने राज्य की सभी निचली अदालतों पर सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल की पावर देते हैं। वो अपने क्षेत्र के जुडिशियल सिस्टम की रीढ़ हैं। और आंकड़ों के बारे में क्या? पेंडिंग केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। देश में जितने भी मामले लंबित हैं उनमें से सिर्फ 0.1% सुप्रीम कोर्ट में है। सिर्फ 0.1%? जी, 11.8% हाई कोर्ट्स में और 88.1% जिला और निचली अदालतों में। बाप रे, इसका मतलब असली बोझ तो जमीनी स्तर पर ही है। बिल्कुल, इसीलिए हाई कोर्ट्स को मजबूत करना इतना जरूरी है। ओके, तो ये तो साफ है कि ऑर्केस्ट्रा आउट ऑफ बैलेंस है। तो इस सिम्फनी को वापस सुर में लाने के लिए हाई कोर्ट्स को री-एम्पावर करने के लिए सोर्स क्या सुझाव देता है? देखिए, सोर्स में 5 बड़े सुझाव दिए गए हैं। पहला कि राइट्स बेस्ड लिटिगेशन के लिए हाई कोर्ट्स को प्राइमरी फोरम बनाया जाए। लोगों को सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट पर बोझ भी कम होगा। सही बात है। दूसरा, हमें ये मानना होगा कि हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन की प्रयोगशालाएं रही हैं। जैसे आर्टिकल 21 की व्याख्या, पर्यावरण के अधिकार या मजदूरों के हक। हाई कोर्ट्स ने हमेशा जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब रहते हुए फैसले दिए हैं। ये तो है, रीजनल रियलिटीज को वो बेहतर समझते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे। बिल्कुल, यही तीसरा सुझाव है। हाई कोर्ट्स को बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, तभी वो निचली अदालतों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई हाई कोर्ट्स को मजबूत करने की बात। जी। अब सुप्रीम कोर्ट के रोल को रीएडजस्ट करने पर सोर्स क्या कहता है? इसमें चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है एपेलेट रिस्ट्रेंट। एपेलेट रिस्ट्रेंट मतलब अपीलीय संयम? जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को हर छोटे मोटे मामले में हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या अलग अलग हाई कोर्ट्स एक ही मामले में अलग अलग फैसले नहीं देने लगेंगे? इससे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक जायज चिंता है, पर रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं कि दखल देना ही बंद कर दें। मतलब है कि सिर्फ उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप हो जहां कानून का कोई बड़ा सवाल हो। बेवजह हस्तक्षेप से न्याय में देरी ही होती है। और आखिरी सुझाव, पांचवां और शायद सबसे अहम, ये है कि सीजेआई को एक कल्चरल रीसेट शुरू करना चाहिए। एक कल्चरल रीसेट? हाँ, न्यायपालिका की कार्य संस्कृति में एक ऐसा बदलाव जहां हाईकोर्ट्स को सिर्फ निचली अदालतें न समझकर उनके ऐतिहासिक महत्व और बराबरी के संवैधानिक दर्जे का दिल से सम्मान किया जाए। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि एक मजबूत न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बीच टकराव नहीं बल्कि एक संतुलित और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी संबंध जरूरी है। बिल्कुल, न्यायिक संघवाद को मजबूत करना सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के उस मूल दृष्टिकोण को साकार करना है जहां न्याय की सिम्फनी में हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अहम और सम्मानित जगह हो। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सोर्स में बताए गए ये सभी सुधार पूरी तरह से लागू कर दिए जाएं, तो भारत में एक आम नागरिक के लिए न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया और उसके अनुभव में क्या और कैसा बदलाव आ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। Next topic. तो चलिए आज मणिपुर चलते हैं। हमारे पास वहाँ के एक त्योहार इमोइनु इरत्पा से जुड़ी कुछ जानकारी है। और पहली नज़र में आप जानते हैं ये बिल्कुल दिवाली जैसा ही लगता है, रोशनी का त्योहार। हाँ बिल्कुल। पर जब हमने इसे और करीब से देखा तो इसमें धर्म, इकोनॉमी और कम्युनिटी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिक्स दिखा। हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, और ये मैतेई समुदाय के लिए बहुत बहुत खास है। ये त्योहार पूरी तरह से देवी इमोइनु को समर्पित है। इमोइनु
हाँ, जिन्हें धन, समृद्धि और मतलब घर की देवी माना जाता है। तो इसका कनेक्शन सीधे सीधे घर की खुशहाली से है। ठीक है, तो इमोइनु इरत्पा का मतलब हुआ इमोइनु की पूजा। पर ये मनाया कब जाता है? इसका कोई तय समय होता है? हाँ, होता है, पर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। अच्छा, ये माइतेई कैलेंडर के वाकचिंग महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 12वें दिन। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कब पड़ेगा? ये आमतौर पर दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी की शुरुआत में पड़ता है। मतलब आप कह सकते हैं साल के सबसे ठंडे और अंधेरे दिनों में से एक। तो मतलब साल के सबसे ठंडे और अंधेरे वक्त में रोशनी का त्योहार। तो फिर इसे मनाने का तरीका भी वैसा ही होगा, गर्माहट और रोशनी से भरा हुआ? एकदम सही सोचा आपने। शाम होते ही घर रोशनी से जगमगा उठते हैं। कैंडल से या लाइटों से? दोनों, चाहे वो मोमबत्तियां हो या फिर बिजली की लड़ियां। लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा है देवी को चढ़ाया जाने वाला भोग। अच्छा, उसमें क्या खास होता है? देखिए, इसमें मौसमी सब्जियां होती हैं, चावल होता है और खास तौर पर मछली। मछली? हाँ, हमारे सोर्स में कार्प जैसी मछलियों का जिक्र है। और ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि त्योहार किस तरह से वहाँ के लोकल खान-पान से, उनकी एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है। घर में पूजा और रोशनी तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन क्या ये त्योहार सड़कों पर या कम्युनिटी लेवल पर भी दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये त्योहार और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? ये सिर्फ घरों तक ही लिमिटेड नहीं है। त्योहार वाले दिन सुबह सुबह मणिपुर का जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, हाँ, वो इम्फाल में एक बड़ा इमोइनु मछली महोत्सव ऑर्गेनाइज करता है। एक मिनट, मतलब सरकार, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर इस त्योहार के लिए बाकायदा एक मछली महोत्सव यानी फिश फेस्टिवल कराती है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। ये तो परंपरा और सरकारी मशीनरी का सीधा संगम हो गया। यही तो इसका सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। यहाँ एक पारंपरिक जो घर में मनाया जाने वाला त्योहार है, वो एक बड़े सरकारी मेले का रूप ले लेता है। ये दिखाता है कि कैसे एक मॉडर्न स्टेट अपनी कल्चरल हेरिटेज को बचाने और उसे फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं रह गया, इसके पीछे तो पूरी कम्युनिटी इकोनॉमिक्स भी है। बिल्कुल, हजारों लोग इस मेले में आते हैं ताकि वो त्योहार के लिए अच्छी और ताजी मछली खरीद सकें। राइट। तो जाहिर है इससे वहाँ के जो लोकल मछली पालक हैं, जो किसान हैं, उनकी अच्छी कमाई हो जाती होगी। तो ये त्योहार आस्था के साथ साथ लोकल इकोनॉमी को भी एक बूस्ट देता है। सही बात है। सिविल सर्विसेज के नजरिए से देखें तो ये कल्चरल प्रिजर्वेशन और लोकल कॉमर्स का एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो कुल मिलाकर इमोइनु इरत्बा सिर्फ एक पूजा नहीं है। ये रोशनी, आस्था, परिवार और समुदाय का एक ऐसा उत्सव है जो मणिपुर की संस्कृति को इसकी पूरी गहराई में दिखाता है। जहां एक घर की रसोई में पकड़ी मछली से लेकर सरकारी मैदान में लगे मेले तक सब एक ही धागे में बंधा हुआ है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? कि इमोइनु इरत्बा जैसे क्षेत्रीय त्योहार जो मछली और सब्जियों जैसे लोकल इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था से इतने गहरे जुड़े हैं, वो आज की इस बदलती दुनिया में किसी भी रीजन की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे दिखाते हैं और उससे भी बढ़कर उसे जिंदा कैसे रखते हैं। Next topic. आज की हमारी बातचीत का फोकस भारत और इजराइल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर है। हमारे पास एक सोर्स है जो इस पर हो रही हाल की डेवलपमेंट्स के बारे में बता रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस खबर की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इस एफटीए का मकसद क्या है और दोनों देशों के बीच व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है। और ये समझना भी जरूरी है कि यह समझौता दोनों देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर जब हम हाल के ट्रेड आंकड़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले खबर ये है कि भारत और इजराइल की टीमें अगले महीने मिल सकती हैं। हाँ, एक प्रस्तावित एफटीए पर बातचीत के लिए। ऐसा लगता है कि नवंबर में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुए थे उसके बाद ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, जनवरी की ये जो मीटिंग है वो समझौते के स्ट्रक्चर को, मतलब उसके ढांचे को फाइनल करने के लिए बहुत जरूरी होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना। एक मिनट, यहीं पर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। सोर्स के मुताबिक 2024-25 में इजराइल को भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 52% गिरकर $2.14 बिलियन हो गया। 52%? हाँ, 52%। और इंपोर्ट में भी 26.2% की गिरावट आई है। तो इसका क्या मतलब समझे?
देखिए, यही समझना सबसे आकर्षक है कि व्यापार में ये जो गिरावट है, यही शायद एक एफटीए की जरूरत को और बढ़ा रही है। अच्छा। हाँ, एक एफटीए का उद्देश्य ही होता है टैरिफ कम करके और बाजार तक पहुंच को आसान बनाकर व्यापार को स्थिर करना और उसे बढ़ावा देना। इन आंकड़ों के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि भारत अभी भी एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो वो असल में व्यापार किस चीज का करते हैं? सोर्स कहता है कि पारंपरिक रूप से तो हीरे, पेट्रोलियम उत्पाद और केमिकल्स का ही दबदबा रहा है। हाँ, लेकिन हाल के वर्षों में एक बदलाव देखा गया है। कैसा बदलाव? कम्युनिकेशन सिस्टम और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में व्यापार बढ़ा है। अच्छा। ये एक विकसित होती आर्थिक साझेदारी का संकेत है जो सिर्फ पारंपरिक चीजों से आगे बढ़ रही है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो भारत से जो मुख्य एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें मोती और कीमती पत्थर, ऑटोमोटिव, डीजल केमिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स और कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। और इजराइल से भारत के इंपोर्ट्स में इंपोर्ट्स में भी मोती और कीमती पत्थर हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, पेट्रोलियम तेल और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिफेंस और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट हाँ, और रक्षा उपकरणों का जिक्र दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को साफ दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये एफटीए बातचीत एक ऐसे समय में हो रही है जब व्यापार में गिरावट तो आई है, मगर व्यापारिक संबंध ज्यादा विविध और रणनीतिक बन रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? सोर्स में डिफेंस इंपोर्ट्स का जिक्र है ना? हाँ है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि मूल रूप से एक कमर्शियल समझौता है, वो भारत और इजराइल के बीच जो मौजूदा रणनीतिक और रक्षा साझेदारी है उसे और किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या ये उसे और मजबूत करेगा? Next topic. पेश है वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप का सार। ये एनालिसिस है हाल ही में हुई वर्ल्ड ब्लिट्स और रैपिड चेस चैंपियनशिप के नतीजों पर, जहां दुनिया के टॉप चेस प्लेयर्स ने हिस्सा लिया और भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। पहली बात, मैग्नस कार्लसन ने अपना 9वां वर्ल्ड ब्लिट्स खिताब जीता है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, उन्होंने रैपिड गोल्ड मेडल के साथ साथ ये ब्लिट्स क्राउन भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने उज़्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को 2.5 1.5 के स्कोर से हराया। दूसरा, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे 22 साल के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि वो महान विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड ब्लिट्स मेडल जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और आखिर में नॉकआउट स्टेज की बात करें तो अर्जुन सेमीफाइनल में नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव से 2.5 0.5 से हार गए थे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मैग्नस कार्लसन ने अमेरिकी जीएम फैबियानो कारुआना को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। तो संक्षेप में मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की, जबकि अर्जुन एरिगासी ने भारत के लिए एक ऐतिहासिक मेडल जीतकर भविष्य की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। Next topic. आज हम दो पड़ोसियों की कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बल्कि अपना भविष्य भी एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। ये कहानी है असम और भूटान की। असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा और भूटान में भारत के एम्बेसडर संदीप आर्या के बीच हाल में हुई मीटिंग सिर्फ डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं थी, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे असम भूटान के एक फ्यूचरिस्टिक विजन का लॉन्च पैड बन सकता है। चलिए इसकी एक एक परत खोलकर देखते हैं। आपने सही पकड़ा। देखिए, ये जो मीटिंग है ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक जमीनी उदाहरण है। ये सिर्फ दो अधिकारियों की मुलाकात नहीं बल्कि एक आर्थिक, रणनीतिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक गलियारा बनाने की कोशिश है, और इसके केंद्र में असम है। हाँ, और इसकी शुरुआत हो रही है लोगों को जोड़ने से, मतलब पीपल टू पीपल टाइज से। सोर्सेज बताते हैं कि असम अपने अस्पतालों में भूटानी मरीजों के लिए इलाज की सुविधा देकर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है। साथ ही भूटानी छात्रों को असम की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भी एनकरेज किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये सुनने में भले ही छोटे कदम लगे लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हेल्थ और एजुकेशन में सहयोग करते हैं तो ये सिर्फ व्यापार नहीं होता, इससे एक विश्वास बनता है, एक गुडविल बनती है। और ये रिश्ते किसी भी ट्रेड डील से ज्यादा मजबूत होते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गुडविल बनाने का एक बहुत कारगर तरीका है। तो ये तो हुई लोगों को सीधे तौर पर जोड़ने की बात, लेकिन इस रिश्ते की असली ताकत तो बड़े इकोनॉमिक प्लान से आएगी, और यहीं पर गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी का जिक्र सबसे अहम हो जाता है। ये क्या है? गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी ये भूटान का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
आप इसे एक तरह का फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक हब समझिए, जो भूटान के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हैप्पीनेस के सिद्धांतों पर आधारित होगा। अच्छा। ये कार्बन नेगेटिव होगा और इसमें क्लीन एनर्जी से लेकर टेक इंडस्ट्रीज तक सब कुछ होगा। और इसी बड़े विजन से जुड़ने के लिए असम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाने का प्रस्ताव है। इसका मतलब असम इस फ्यूचरिस्टिक शहर के लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम और गेटवे बनना चाहता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। अगर ये सफल होता है तो असम सिर्फ भूटान के लिए एक दरवाजा नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इकोनॉमिक इंजन बन जाएगा। SEZ का मतलब है एक ऐसा इलाका जहां व्यापार के नियम आसान हो, टैक्स में छूट हो, ताकि वो जिलेफू सिटी के लिए जरूरी प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हब बन सके। और ये सब मुमकिन तभी होगा जब लोग और सामान आसानी से आ जा सकें। यहीं पर बुंगाईगांव गिलेफू रेलवे लाइन का जिक्र आता है, जो एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी आसान है? आमतौर पर लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण ऐसे प्रोजेक्ट्स को सालों तक लटका देता है। क्या इस पर कोई स्पष्टता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और सोर्स में भी इस बात का जिक्र है कि लैंड एक्विजिशन के मुद्दों पर बात हुई। अब ये शुरुआती चरण में है, लेकिन ये दिखाता है कि दोनों पक्ष इस सबसे बड़ी चुनौती से वाकिफ हैं। मतलब शुरुआत में ही इसे हल करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 2 और कदम उठाए जा रहे हैं। वो क्या है? पहला, समरांग में एक नया लैंड कस्टम स्टेशन यानी LCS बनाना, और दूसरा, जो हथीसार की मौजूदा चौकी है उसे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी ICP में अपग्रेड करने का प्लान है। ICP मतलब? ICP का मतलब है कि एक ही जगह पर कस्टम, इमिग्रेशन और सुरक्षा सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। इससे व्यापार और लोगों का आना जाना बहुत तेज और स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि ये सिर्फ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये तो एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। सोचिए, बोंगाईगांव गेलीपू रेलवे लाइन उस SEZ में बने सामान को बाजार तक पहुंचाएगी और वही बेहतर सड़कें भूटानी मरीजों को असम के अस्पतालों तक लाएंगी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को सीधे तौर पर मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, इसमें टूरिज्म को भी जोड़ा गया है। भूटान को असम और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जोड़कर इंटीग्रेटेड टूरिस्ट सर्किट्स बनाने की भी बात हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये असम और भूटान के बीच सहयोग का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसका फोकस कनेक्टिविटी से होने वाली ग्रोथ पर है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सरकारी योजनाएं हैं? नहीं, सोर्स के मुताबिक इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का इरादा है। देशों के बीच इस तरह इकोनॉमिक और कल्चरल गलियारे बनते हैं तो ये सीमा पर रहने वाले आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी पहचान को आने वाले समय में किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। Next topic. आज हम एक किताब के लॉन्च पर बात कर रहे हैं, पाखी मिला सपन। लेकिन इसके बहाने हम एक ज्यादा बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या अपनी जड़ों से दूर जा चुके सफल लोग, मतलब जो विदेशों में बसे हैं, वो वाकई अपनी अगली पीढ़ी के लिए कोई ठोस बदलाव ला सकते हैं, या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहानी है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और ये किताब पाखी मेला सपन असल में इसी सवाल का एक जवाब देने की कोशिश है। ये किताब जो है वो 15 मिनट शिक्षा नाम की एक पहल से निकली है जो 2021 में शुरू हुई थी। इसका मकसद बड़ा सीधा है, असम के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए सीखने को आसान और दिलचस्प बनाना। और इसे शुरू करने वाले लोग भी दिलचस्प हैं। ये वो लोग हैं जो असम से निकले, हाँ, भारत और दुनिया भर में कामयाब हुए, लेकिन अपनी जड़ों से मतलब जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ। तो ये उनका समाज को कुछ वापस देने का तरीका है। पर ये करते कैसे हैं? यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। जैसा कि सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हिरण्यनाथ बताते हैं, ये सिर्फ किताबी पढ़ाई के बारे में नहीं है। अब तक लगभग 100 ऑनलाइन लेक्चर हो चुके हैं। इनमें करियर गाइडेंस, सोशल इश्यूज और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्राओं पर बात हुई है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश है। मुझे इसमें कॉटन यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर पवन कुमार सहारिया की बात बहुत सही लगी। उन्होंने कहा कि उनके कई टैलेंटेड छात्र विदेश चले गए, लेकिन आज भी वो अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हैं। ये पहल उसी जुड़ाव का सबूत है। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प एंगल है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है। हम हमेशा ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। हाँ, सही बात है। लेकिन ये मॉडल उस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाता है।
आप भौगोलिक रूप से दूर होकर भी अपने ज्ञान और अनुभव से योगदान दे सकते हैं। ये सिर्फ कहानियां सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। तो छात्रों तक क्या पहुंच रहा है? क्या सिर्फ प्रेरणा या कुछ और भी? अमेरिका में रिसर्चर डॉक्टर जुरिति राजवंशी ने छात्रों को एक सीधा संदेश दिया है कि सफल होने के लिए लगातार फोकस और हिम्मत ना हारने का जज्बा, यानी परसिवियरेंस चाहिए। उनकी एक लाइन बहुत दमदार है, जब एक मजबूत अटूट इच्छा शक्ति सामने आती है तो हर दुर्गम बाधा टूट जाती है। और इसी बात को सियाटल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेनो चांगमा आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बड़े सपने देखो और शुरुआत करने से डरो मत। अब देखिए, ये सलाह सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन जब ये उस इंसान से आती है जो खुद उस रास्ते पर चल चुका है, तो इसका असर बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक तरह का रोड मैप बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन और रोड मैप काफी है? मतलब इस प्रेरणा का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? और यही इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है। इसका जवाब डॉक्टर रिफत मनान के फ्यूचर प्लान्स में मिलता है। वो सिर्फ प्रेरणा देकर रुक नहीं रहे हैं। उनका अगला कदम है छात्रों के लिए इंटर्नशिप, मेंटरिंग और करियर बनाने के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं, उनमें मदद करना। अच्छा, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये एक साइकिल की तरह है। आज के सफल लोग अगली पीढ़ी को गाइड कर रहे हैं और उम्मीद है कि कल ये छात्र सफल होकर अपने बाद आने वालों की मदद करेंगे। बिल्कुल। और पाखी मेला सपन किताब इसी साइकिल का एक रिकॉर्ड है, एक सबूत है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जब एक समुदाय मिलकर प्रयास करता है तो मेंटरशिप में कितनी ताकत आ जाती है। ये लोग दुनिया में कहीं भी हों, टेक्नोलॉजी के जरिए अपने समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। स्रोत में एक बात बार बार कही गई है कि ये सफल लोग समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं। ये मुझे एक विचार पर सोचने के लिए छोड़ देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में वापस देने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपने जन्म स्थान तक ही सीमित है, या मेंटरशिप और बांटा हुआ ज्ञान वो भौगोलिक सीमाओं से बहुत आगे जाकर असर डाल सकता है? Next topic. सरकारी दफ्तरों में हम अक्सर धीमी रफ्तार और समय की बर्बादी की बात करते हैं, जी। पर क्या इसका हल हमेशा बड़ी बड़ी पॉलिसीज में ही होता है? शायद नहीं। आज हमारे पास असम से एक ऐसी खबर है जो बताती है कि कभी-कभी जवाब एक छोटे से इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में भी छिपा हो सकता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं असम के लोक भवन की। ये गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस और सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, और हमारे पास जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो एक स्काईवे के इनॉग्रेशन के बारे में है। सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, स्काईवे। स्काईवे, वो भी एक सरकारी दफ्तर के अंदर। ये सुनने में ही बड़ा अनोखा लग रहा है। चलिए इस पर और बात करते हैं। जरूर। तो हुआ ये है कि असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस स्काईवे का उद्घाटन किया, और उनके साथ राज्य की फर्स्ट लेडी श्रीमती कुमुद देवी भी मौजूद थीं। पर ये स्काईवे है क्या आखिर? मतलब करता क्या है ये? देखिए, लोक भवन के दो मेन विंग्स हैं, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरा बराक विंग, अच्छा, और इनके बीच अच्छी खासी दूरी है। ये स्काईवे मसल में इन दोनों विंग्स को जोड़ने वाला एक कवर्ड ब्रिज है। तो इसका सीधा सा मकसद है कि ऑफिशियल्स और स्टाफ का एक विंग से दूसरे विंग तक आने जाने का समय बचे। एग्जैक्टली। और इससे फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या एक छोटा सा स्काईवे वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई बड़ा फर्क डाल सकता है, या ये महज एक सिंबॉलिक जेस्चर है? ये सवाल बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए अगर किसी अधिकारी को दिन में 10 बार भी एक विंग से दूसरे तक जाने में 5 मिनट लगते हैं, तो रोज का लगभग 1 घंटा तो सिर्फ चलने में ही चला गया। सही बात है। तो ये स्काईवे सिर्फ एक पुल नहीं है, ये साल भर में हजारों प्रोडक्टिव घंटे बचाने का एक टूल है। यह है स्मार्ट गवर्नेंस का एक छोटा मगर बहुत असरदार मॉडल। ये तो कमाल का इंसाइट है। सोर्स में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरूप दास के टेक्निकल ओवरव्यू का भी जिक्र है। हाँ, और जब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने इसका टेक्निकल ओवरव्यू दिया होगा तो यकीनन इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं हुई होगी। मतलब इसमें यह भी बताया गया होगा कि एक चालू सरकारी इमारत के अंदर बिना रोजमर्रा का काम रोके इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करने में क्या-क्या इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए होंगे। अच्छा, हाँ,
ये तो अपने आप में एक केस स्टडी है एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। बिल्कुल। इस मौके पर गवर्नर आचार्य ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद भी दिया। जी। तो ये कदम सरकार की उस सोच को दिखाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे सीधे गवर्नेंस की क्वालिटी से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं था। नहीं, कार्यक्रम के बाद नए साल का सेलिब्रेशन भी रखा गया था, जिसमें लोक भवन परिवार शामिल हुआ। यहाँ तक कि बाल कलाकारों ने भी अपना हुनर दिखाया। तो मतलब लीडरशिप सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि वर्क कल्चर को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। हाँ, एक खुश और कनेक्टेड टीम ही तो एफिशिएंट हो सकती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों पर एक साथ फोकस किया जा रहा है। एकदम। कार्यक्रम में गवर्नर के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी एसएस मीनाक्षी सुंदरम जैसे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी इस बात को पुख्ता करती है कि एक हाई प्रायोरिटी इनिशिएटिव था। जी बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े फ्लाइंग ओवर्स या हाईवेज पर जाता है। लेकिन ये स्काईवे प्रोजेक्ट एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी सरकारी कामकाज की एफिशिएंसी पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। तो मतलब गुड गवर्नेंस के लिए सिर्फ पॉलिसी लेवल पे सोचना काफी नहीं है, नहीं, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर, यानी जहां असल में काम हो रहा है वहां की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बताइए। ये स्काईवे प्रोजेक्ट सोचने पर मजबूर करता है कि देश भर के सरकारी दफ्तरों में और कौन से ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे गवर्नेंस में बड़ा और सार्थक सुधार लाया जा सके। Next topic. आरबीआई का एक डेटा सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने भी देखा। इसमें कहा गया है कि पैंडेमिक के बाद भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट असम रही है। जब हम असम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर चाय, बाढ़ या पुरानी इंसर्जेंसी की बातें दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन ये सोर्सेज एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि असम ने ये टर्न अराउंड कैसे किया। सही पॉइंट है। और ये कहानी सिर्फ असम की नहीं है, ये मतलब इस बात का एक बड़ा सिग्नल है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अब सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल हब्स तक सीमित नहीं रही, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात। एग्जैक्टली। एक ऐसा राज्य जो लैंडलॉक्ड है और जिसे पिछड़ा माना जाता था, वो अब ग्रोथ चार्ट में टॉप पर है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है। वाओ। तो चलिए नंबर से शुरू करते हैं। सोर्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 के बीच असम ने करीब 45% की क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। 45%? हाँ, जबकि नेशनल एवरेज 29% था। ये तो मतलब जबरदस्त डिफरेंस है। बिल्कुल। और इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए असम का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी इस दौरान 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ हो गया। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे रीजनल इकोनॉमीज अब नेशनल आउटपुट में सीरियसली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये सिर्फ लो बेस इफेक्ट का मामला नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या बदला वहां? सोर्स इशारा कर रहा है कि इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ जबरदस्त फोकस है। एग्जैक्टली। और हम यहाँ सिर्फ कुछ सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा पर ढोला सादिया जैसा ब्रिज, नेशनल वाटरवे 2 का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का अपग्रेड, ये सब गेम चेंजर साबित हुए। मतलब ये सिर्फ सड़कें और पुल नहीं है? नहीं, ये इकोनॉमी की आर्टरीज और वेन्स की तरह है जो हर कोने तक ग्रोथ का, आप कह सकते हैं, ब्लड फ्लो पहुंचा रही हैं। और इस बेहतर कनेक्टिविटी का असर जमीन पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा दिखा? इसका सबसे बड़ा फायदा सर्विसेज सेक्टर को मिला, जो जेएसडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा है और असल ग्रोथ इंजन साबित हुआ। ओके। पोस्ट पेंडेमिक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म में जबरदस्त रिकवरी हुई। एग्रीकल्चर ने भी 4 से 5% की स्टेडी ग्रोथ दी। और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। हाँ, खासकर हॉर्टिकल्चर और फिशरीज जैसे एरियाज में। सो उसमें असम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया और एक्सप्रेसवे टू आसियान कहा गया। ये सुनने में तो बड़े फैंसी टर्म्स लगते हैं, पर क्या इसका जमीन पर भी कोई मतलब है? देखिए, ये अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा। सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, हाँ, जो भारत के साउथ ईस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मजबूत करने पर फोकस करती है। उसके तहत असम एक की लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत टाटा ग्रुप का मेगा सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का फैसला। अच्छा, वो सेमीकंडक्टर प्लांट। सोर्स में से ओसैट यूनिट कहा गया है। ये ओसैट क्या होता है? ओसैट का मतलब है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ओके।
ये बेसिकली वो फैसिलिटी होती है जहां सिलिकॉन वेफर पर बनी चिप्स को फाइनल प्रोडक्ट के लिए असेंबल, टेस्ट और पैकेज किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बहुत ज़रूरी और हाईटेक हिस्सा। असम में इसका लगना एक बहुत बड़ा लीप फ्रॉग है। तो मतलब एक स्टेट जो पहले बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, वो अब हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्लोबल मैप पर आ गई है। बिल्कुल। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस क्या रही? सोर्स के अनुसार इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकार का एक मजबूत कोऑर्डिनेशन है। केंद्र से मिले ज्यादा फंड्स ने स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में मदद की। और स्टेट लेवल पर? स्टेट लीडरशिप ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से डिलीवर करने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देकर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता। तो कुल मिलाकर असम की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का एक मॉडल है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब कितनी डाइवर्सिफाइड और रिजिलियंट हो रही है। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? जब असम, जो कभी हाशिए पर था, आज भारत का सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर है और आसियान द गेटवे बन सकता है, तो भारत का अगला ग्रोथ इंजन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? एक सोचने वाली बात है। असम के इस मॉडल से दूसरे राज्य क्या सीख सकते हैं? Next topic. तो आज हम बात कर रहे हैं DRDO की, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक भाषण है जो उन्होंने DRDO की 68th एनिवर्सरी पे दिया था, और उसमें एक नाम है जो मतलब सीधे ध्यान खींचता है, मिशन सुदर्शन चक्र। बिल्कुल। ये नाम सुनने में जितना दमदार है, इसका मकसद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मिशन सुदर्शन चक्र आखिर है क्या? तो देखिए, सोर्सेस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में इसकी घोषणा की थी। आसान शब्दों में कहें तो DRDO को अगले दशक के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी है ये? भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, मतलब वाइटल इंस्टॉलेशंस, अच्छा, उनके लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना, एक ऐसा कवच जिसे भेदना नामुमकिन हो। और आज के दौर में इसकी जरूरत कितनी है, इस पर रक्षा मंत्री ने भी कुछ कहा था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया। ये वही 2024 का सीमा संघर्ष था जहां DRDO के बने सिस्टम्स ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो DRDO ने मैदान में अपनी काबिलियत तो साबित कर दी है, तभी शायद रक्षा मंत्री ने उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने वाला नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बिल्डर भी कहा। बिल्कुल। इससे न केवल संगठन का प्रोफेशनलिज्म साबित हुआ, बल्कि सैनिकों का मनोबल भी बहुत बढ़ा। पर इस काबिलियत की नींव तो कई दशक पहले रखी गई थी, है ना? ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी फैक्ट हो सकता है। सही बात है। DRDO का सफर कमाल का है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, और तब 3 अलग-अलग संगठनों को मिलाकर इसे बनाया गया था। 3 संगठन? हाँ, इंडियन आर्मी के TDEs थे, फिर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTD भी था, और एक डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO भी था। एग्जैक्टली। और तब इसमें सिर्फ 10 लैब्स थीं, और उस पैमाने से आज सुदर्शन चक्र जैसे मिशन तक पहुंचना, ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, तो ये तो हुई अतीत की बात। भविष्य को लेकर DRDO को क्या दिशा दिखाई गई है? भविष्य के लिए 2 बहुत साफ निर्देश हैं। पहला तो है कि टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाते हुए लगातार इनोवेट करना। और दूसरा? और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना। अच्छा, तो मतलब अब स्टार्टअप्स और MSMEs की भी बात हो रही है डिफेंस में। हाँ, बिल्कुल। रक्षा मंत्री ने खास तौर पर स्टार्टअप्स और MSMEs के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है, ताकि एक सिनर्जेटिक डिफेंस इकोसिस्टम तैयार हो सके। और इसी भाषण में डीप टेक और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर डिफेंस के संदर्भ में इनका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। जब रक्षा मंत्री डीप टेक की बात करते हैं, तो उनका इशारा है AI पावर्ड वॉरफेयर की तरफ। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, क्वांटम कम्युनिकेशन, मतलब भविष्य की लड़ाई की टेक्नोलॉजी। हाँ, ये वो तकनीकें हैं जो युद्ध का चेहरा पूरी तरह से बदल देंगी, और DRDO को इन क्षेत्रों में लीडर बनने के लिए कहा गया है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि फोकस सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर एक सवाल मन में आता है, DRDO जैसी एक सरकारी संस्था और तेजी से काम करने वाले प्राइवेट स्टार्टअप्स, इनके बीच तालमेल बिठाना, क्या ये एक चुनौती भी हो सकती है? चुनौती तो है, निश्चित रूप से है। दोनों की कार्य संस्कृति, प्रक्रियाएं, स्पीड, सब में बहुत अंतर होता है।
लेकिन भाषण का सार यही है कि इस तालमेल को बिठाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर डीआरडीओ अब सिर्फ एक हथियार बनाने वाली संस्था नहीं रही, वो एक पूरे इकोसिस्टम का केंद्र बन रही है। बिल्कुल, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को तैयार करेगा। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। हाँ, जो बात यहाँ सोचने वाली है वो ये है कि जब डीआरडीओ जैसी सरकारी संस्था का अनुभव और प्राइवेट इंडस्ट्री की इनोवेशन की शक्ति, जब ये पूरी तरह से एक साथ मिल जाएगी, तो ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता यानी डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को कितनी तेजी से और किस स्तर तक आगे ले जा सकती है। इसका असली पैमाना तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। Next topic. शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब दो देशों के रिश्ते अच्छे ना हो, तब भी क्या उनके बीच कोई बातचीत होती है? आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी ही बहुत यूनिक प्रक्रिया की गहराई में जाएंगे। हर साल की तरह दोनों देशों ने दो बहुत जरूरी सूचियां या लिस्ट्स एक दूसरे को सौंपी हैं। एक लिस्ट है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और दूसरी है कैदियों की। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। मतलब तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद ये एक्सचेंज दिखाता है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी भी काम कर रहे हैं। आज की चर्चा में हम इन्हीं एग्रीमेंट्स की डिटेल्स और इनके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वाली लिस्ट की बात करते हैं। ये क्या है और ये क्यों इतनी जरूरी है? तो ये एक अग्रीमेंट के तहत होता है, जिसे कहते हैं अग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। ये अग्रीमेंट 31 दिसंबर 1988 को साइन हुआ था और 27 जनवरी 1991 से लागू है। इसके तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट देते हैं, ताकि जंग के हालात में भी इन जगहों पर हमला न किया जा सके। और यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये प्रैक्टिस 1992 से बिना रुके चल रही है। इस साल ये 35th बार कि ये लिस्ट्स एक्सचेंज हुई हैं। मतलब ये तब भी हुआ जब हाल में मई 7-10 को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और रिश्ते बेहद खराब थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब दूसरी लिस्ट पर आते हैं जो कैदियों की है। वो 2008 अग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस के तहत होता है और ये लिस्ट साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक्सचेंज की जाती है। अच्छा, 2 बार? जी। इस बार भारत ने अपनी जेलों में बंद 391 सिविल प्रिजनर्स और 33 मछुआरों की लिस्ट दी है, जो पाकिस्तानी हैं या माने जाते हैं। और पाकिस्तान ने उनकी तरफ से क्या आंकड़े हैं? पाकिस्तान ने अपनी तरफ से 58 सिविल प्रिजनर्स और 199 मछुआरों की लिस्ट दी है, जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं। तो इन लिस्ट्स के बाद भारत ने क्या कदम उठाए हैं? मतलब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान से सिविल प्रिजनर्स, मछुआरों और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई की मांग की है। खास तौर पर 167 भारतीय मछुआरों और सिविल प्रिजनर्स की रिहाई में तेजी लाने को कहा है, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। जिनकी सजा पूरी हो चुकी है वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुए। जी, और साथ ही 35 और कैदियों तक तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस की भी मांग की गई है। क्या इन कोशिशों का मतलब कोई नतीजा भी निकला है? कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अब तक भारत की लगातार कोशिशों से पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरे और 71 भारतीय सिविल प्रिजनर्स वापस लाए जा चुके हैं। वाओ, 2661 मछुआरे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और अकेले 2023 से अब तक 500 मछुआरे और 13 सिविल प्रिजनर्स वापस आए हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब व्हाट इज द टेक अवे हियर? यही कि पॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन चैनल्स वो लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को दिखाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जी, आज के दौर की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स में इस तरह के पुराने और रूटीन लगने वाले एग्रीमेंट्स की असली कीमत क्या है? क्या ये समझौते विवादों को एक हद से ज्यादा बढ़ने से रोकने वाले एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं? हाँ, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। Next topic. नमस्ते। आज हम इंडियन आर्मी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान पर बात करने वाले हैं। ठीक है। सेना ने साल 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। जी, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। इसका असल मतलब क्या है और ये कदम सेना को
फ्यूचर रेडी बनाने के लिए इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक एक घोषणा नहीं है। ये सेना के एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। इसका सीधा मकसद है कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, मतलब युद्ध क्षमता को बढ़ाना। राइट। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने न्यू ईयर मैसेज में भी कहा था कि सेना एक डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और उन्होंने 3 कोर पिलर्स भी बताए थे: जॉइंटनेस, सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन। बिल्कुल। और ये जो नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी है, वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को एक नई गति देगा। जनरल का जोर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स पर है, जिससे सेना ज्यादा केपेबल बने। यहाँ ये जानना भी इंटरेस्टिंग है, जैसा आपने कहा, कि ये अचानक नहीं हुआ। जनरल द्विवेदी ने पिछले साल नवंबर 11 को ही कहा था कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ। और हमें नीड टू एक्ट फास्टर। तो एक अर्जेंसी तो थी। अर्जेंसी थी, और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये एक बहुत लॉजिकल प्रोग्रेशन है। साल 2024-25 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन घोषित किया गया था। अच्छा। यानी पहले टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करना, उसे समझना, और फिर उसे नेटवर्क और डेटा के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट करना। ये एक सोची समझी रणनीति को दिखाता है। राइट। तो मैसेज में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है, जिसके तहत दुश्मन के इरादों का बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया। इसका क्या कनेक्शन है इससे? इसका जिक्र ये दिखाता है कि सेना की ये सारी तैयारियां सिर्फ थ्योरी में नहीं है, ये ऑन ग्राउंड एक्शन के लिए हैं। एक डेटा सेंट्रिक फोर्स जो होती है, वो ऐसे ऑपरेशंस को और भी ज्यादा कुशलता से अंजाम दे सकती है, और कम से कम जोखिम के साथ। एग्जैक्टली, कम जोखिम के साथ। तो कुल मिलाकर इंडियन आर्मी सिर्फ हथियारों पर ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन को उसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने पे फोकस कर रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। बैटलफील्ड को देखने का नजरिया बदल रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब हमारी सेना इतनी डेटा सेंट्रिक और नेटवर्क डिपेंडेंट हो जाएगी, तो डेटा सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर के नए चैलेंजेस भी तो आएंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है, और शायद इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। जैसे जैसे हम नेटवर्क पर निर्भर होंगे, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे डेटा सेंटर्स, इन सब पर साइबर हमले का खतरा भी बढ़ेगा। तो इसकी तैयारी कैसे होगी? तो इसीलिए इस नेटवर्किंग के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव की कैपेबिलिटीज को भी उतनी ही तेजी से मजबूत करना होगा, वरना ये पूरी डेटा सेंटर की इमारत एक तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। सही। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि हम डेटा सेंट्रिक बनेंगे या नहीं, वो तो अब होना ही है। असली सवाल ये है कि जब हमारी सेना इतनी डेटा सेंट्रिक हो जाएगी, तो इन नए खतरों, इन नए चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें किस तरह की नई कैपेबिलिटीज और किस तरह की नई रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। Next topic. भारत के स्पेस एम्बिशंस के लिए साल 2026 एक टर्निंग पॉइंट जैसा लग रहा है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो 3 बड़ी कहानियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो है ISRO का सपना गगनयान, दूसरा प्राइवेट कंपनियों की जबरदस्त एंट्री, और फिर कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो शायद खेल बदल सकती है। ऐसा लग रहा है मानो ISRO अब अपने बड़े सपने यानी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने पर फोकस कर रहा है, और अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। हाँ, ये साल महत्वपूर्ण तो है, पर हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सभी बहुत एम्बिशियस लक्ष्य है, और स्पेस मिशंस में आप जानते हैं देरी होना आम बात है। तो उत्साह तो है, लेकिन यथार्थवादी होना भी जरूरी है। पर हाँ, जो तस्वीर उभर रही है वो वाकई दिलचस्प है। एक मैच्योर ISRO और एक युवा डायनामिक प्राइवेट इंडस्ट्री, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सबसे बड़े सपने से शुरू करते हैं, गगनयान। शुभांशु शुक्ला तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ है। तो क्या अब ये अनक्रूड गगनयान मिशन, जिसे G1 कहा जा रहा है, वो बस एक फॉर्मेलिटी है, या इसमें अब भी बड़ी चुनौतियां हैं? नहीं, फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा है ये। देखिए, G1 मिशन जो मार्च 2026 के लिए प्लान्ड है, सबसे क्रिटिकल टेस्ट है। इसमें व्योममित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। असल में वो रोबोट एस्ट्रोनॉट्स की सारी एक्टिविटीज की नकल करेगा और ISRO को ये डेटा देगा कि कैप्सूल के अंदर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, ये सब इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। 2027 में इंसान को भेजने से पहले जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं रख सकते। अच्छा, तो व्योममित्र एक तरह से हमारा क्रैश टेस्ट डमी हुआ, बस बहुत स्मार्ट वाला।
तो अगर ISRO इतने बड़े मिशन पर फोकस कर रहा है तो फिर सैटेलाइट लॉन्च जैसे रूटीन काम का क्या होगा? मुझे लगता है यहीं पर प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। आप देखिए, दो तरह की कंपनियां उभर रही हैं। एक तरफ स्काईरूट एरोस्पेस अपने विक्रम-1 रॉकेट से और IIT मद्रास का स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस अपने अग्निबाण रॉकेट से छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। हाँ, मैंने अग्निकुल के बारे में पढ़ा था कि वो 3D प्रिंटेड इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसका असली फायदा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई खिलौना बनाने के लिए अलग-अलग हिस्से नहीं खरीद रहे हैं, उसे सीधे 3D प्रिंटर से एक ही बार में बना लेते हैं। ये न केवल सस्ता है बल्कि बहुत तेज भी है। और अग्निकुल की एक पेटेंट की हुई टेक्नोलॉजी तो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को सैटेलाइट का ही हिस्सा बना देगी। इससे कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि भारत छोटे देशों और यूनिवर्सिटीज के लिए दुनिया का स्पेस टैक्सी ड्राइवर बन सकता है। वाओ, स्पेस टैक्सी ड्राइवर, ये बढ़िया एनालॉजी है। और रॉकेट बनाने के अलावा भी कुछ हो रहा है? HAL और L&T का भी जिक्र था। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। PSLV आप जानते हैं, इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है, उसका वर्कहॉर्स। अब तक इसे सिर्फ इसरो बनाता था। 2026 में पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो मिलकर एक पूरा PSLV रॉकेट बनाएंगे। इससे इसरो को फुर्सत मिलेगी कि वो गगनयान और दूसरे बड़े रिसर्च मिशंस पर ध्यान दे सकें। मतलब पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इसी में मैंने बेंगलुरु की दिगंतारा इंडस्ट्रीज का भी नाम देखा, जो स्पेस सर्वेलेंस पर काम कर रही है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में ट्रैफिक बढ़ रहा है, हजारों सैटेलाइट्स हैं। दिगंतारा जैसी कंपनियां स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रही हैं ताकि सैटेलाइट्स आपस में न टकराएं। वे 2026 में SpaceX के जरिए 8 और सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो कोई रॉकेट बना रहा है, कोई उसे लॉन्च कर रहा है और कोई अंतरिक्ष में ट्रैफिक संभाल रहा है। शानदार। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसरो अब बस बड़े सपने देखेगा और कोई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट नहीं करेगा। वो TDS-01 सैटेलाइट का भी जिक्र है। नहीं, इसरो R&D कभी नहीं छोड़ सकता। TDS-01 असल में भविष्य की टेक्नोलॉजीज का एक टेस्ट बेड है। इसमें कुछ बहुत ही कमाल की चीजें हैं, जैसे हाई थ्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का मतलब है रॉकेट पारंपरिक ईंधन के बजाय बिजली का इस्तेमाल करेगा। इससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में ज्यादा देर तक और ज्यादा कुशलता से काम कर सकेगा। और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे हैक करना नामुमकिन है। यह हमारे मिलिट्री और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भविष्य में पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। तो कुल मिलाकर 2026 सिर्फ लॉन्च का साल नहीं है, ये भारत की स्पेस पॉलिसी में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां ISRO एक मेंटर की भूमिका में है और प्राइवेट कंपनियां फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। सही कहा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आगे बढ़ रहा है और हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के करीब पहुंच रहे हैं, तो इससे सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए कौन से नए आर्थिक और रणनीतिक दरवाजे खुल सकते हैं। Next topic. तो आज हमारे पास मणिपुर के कबुई समुदाय से जुड़ा एक लेख है और इसमें उनके सबसे बड़े त्योहार गानगाई का जिक्र है। जी। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक आम पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसा लगता है। बिल्कुल, यानी फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला उत्सव। हाँ, लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। लेख के मुताबिक ये एक 5 डे फेस्टिवल है। 5 दिन का। हाँ, जो अभी इम्फाल के पास कौंधोजम ममांग कबुई गांव में मनाया गया। और इसका एक बड़ा मकसद, जैसा आपने कहा, अच्छी फसल के लिए ईश्वर को शुक्रिया कहना है और आने वाले साल के लिए प्रार्थना करना। जी। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली, वही तो। फसल का शुक्रिया तो कई त्योहारों में होता है। सही बात है। लेकिन इस लेख में जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो ये है कि गानगाई सिर्फ एक नई शुरुआत का त्योहार नहीं है। करने का भी एक तरीका है। एक तरह से इट्स लाइक अ कम्युनिटी रीसेट बटन। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस त्योहार का कोर है। अच्छा। मतलब एक तरफ तो इसमें गुजरे साल में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें याद करने के लिए खास रस्में होती हैं। ओके। और दूसरी तरफ एक नई आग जलाई जाती है। ये बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक कैसे? मतलब पुरानी आग
यानी पुरानी बातों और दुखों को बुझाकर एक नई, एक शुद्ध शुरुआत करना। अच्छा। इट्स अ पावरफुल ब्लेंड ऑफ क्लोजर एंड होप। अच्छा, तो ये नई आग वाली रस्म मतलब पूरे गांव के लिए एक क्लीन स्लेट? हाँ, कह सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये त्योहार सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सोशल मैकेनिज्म भी है। बिल्कुल, पूरी कम्युनिटी को एक साथ आगे ले जाने का। और ये जो सोशल बॉन्डिंग है, ये कई तरीकों से मजबूत होती है। लेख में गवर्नर अजय कुमार भल्ला के संदेश का भी जिक्र है, हाँ मैंने भी पढ़ा। जिसमें बताया गया है कि बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, पारंपरिक खेल होते हैं, गीत संगीत होता है। और ये सब कुछ काबुई समुदाय के सुप्रीम गॉड को समर्पित होता है। जी, ताकि शांति और समृद्धि बनी रहे। और ये जो कम्युनिटी फीस्ट है ना, जहाँ सब मिलकर खाते हैं, ये सामाजिक बराबरी का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। और लेख में एमएलएज और दूसरे नेताओं का भी जिक्र है। वो भी इस मौके पर शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि ये त्योहार अब सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब ये अब बड़ा हो गया है। ये पूरे राज्य में सोशल हार्मनी को प्रमोट करने का एक मंच बन गया है। और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए भी ये एक अच्छी केस स्टडी है किस तरह से? कि कैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स मॉडर्न सोसाइटी में एकता और सॉफ्ट पावर का एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। सही बात है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में, गान गाए सिर्फ नाच गाने और दावत का त्योहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोशल रिचुअल है। Right. सही कहा। ये एक कैलेंडर से कहीं ज्यादा है। ये समुदाय की घड़ी को रीसेट करता है। रीसेट करता है। हाँ, पूर्वजों को सम्मान देकर अतीत को सेटल करता है और नई आग और नई उम्मीदों के साथ भविष्य का स्वागत करता है। वाह, ये संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का एक जीता जागता संगम है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो मॉडर्न अर्बन लाइफ है, क्या हमारे पास ऐसा कोई त्योहार या रिचुअल है जो हमें इस तरह साल भर के इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़कर एक कलेक्टिव फ्रेश स्टार्ट करने का मौका देता हो। Next topic. नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारत में खेल के भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट से जुड़ा एक लेख है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इसे देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग रिफॉर्म बताया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए इसे समझते हैं कि इस एक्ट के कौन से हिस्से लागू हुए हैं और इसका भारतीय खेल प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा। जरूर। तो सबसे पहली बात, ये एक्ट पूरी तरह से नहीं बल्कि जैसे सोर्स में लिखा है पार्शियली यानी आंशिक रूप से लागू हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि सरकार ने एक्ट के कुछ चुनिंदा सेक्शंस को ही लागू करने के लिए नोटिफाई किया है। अच्छा। और ये प्रोविजंस मुख्य रूप से जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उनकी स्थापना और उनकी गवर्नेंस फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। जैसे कि ओलंपिक कमेटी। हाँ, इसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी और जो दूसरी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस मतलब एनएसएफ्स हैं, वो सब शामिल हैं। तो यहीं पर ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि इन बॉडीज के लिए क्या कोई नया नियम भी आया है? बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का नया स्ट्रक्चर। ओके। इस एक्ट के तहत इन सभी बॉडीज को 15 से ज्यादा सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 15 सदस्य? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ मेरिट, जिन्हें एसओएम्स कहते हैं, उनका होना अनिवार्य होगा। मतलब अब खिलाड़ियों की भी सीधी भागीदारी होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। इसके अलावा सोर्स में एक ट्रिब्यूनल का भी जिक्र है। उसका क्या रोल होगा? ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस आंशिक इम्प्लीमेंटेशन से 2 नई और काफी शक्तिशाली संस्थाओं के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कौन सी 2 संस्थाएं? पहला, एक ऑल पावरफुल नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी एनएसबी, और दूसरा, खेलों से जुड़े विवादों को संभालने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल यानी एनएसटी। तो अब एक डेडिकेटेड सिस्टम होगा इन सारी डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि इस एक्ट को पिछले साल 18 अगस्त को नोटिफाई किया गया था। हाँ, और अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस को लागू कर दिया गया है, जो भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव की कह सकते हैं शुरुआत है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। क्या है वो? पहला, स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए एक नया गवर्नेंस ढांचा। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट्स की अनिवार्य भागीदारी, जो कि बहुत जरूरी था। जी। और तीसरा, विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की स्थापना की शुरुआत। तो अब जबकि इन संस्थाओं की नींव रखी जा रही है, आगे सोचने वाली बात ये होगी कि इन कमेटियों में
स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ मेरिट और इस नए बोर्ड और ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चुनाव आखिर किस तरह से किया जाएगा? हाँ, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि खेल प्रशासन में असल पारदर्शिता और प्रभावशीलता तो इसी पर निर्भर करेगी, है ना? बिल्कुल, चयन की निष्पक्षता ही इसकी सफलता की कुंजी होगी। Next topic. आज हम असम में स्वास्थ्य सेवा के एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करने वाले हैं। जी। असम सरकार ने 7 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS लागू करने का काम रेलटेल कॉरपोरेशन को सौंपा है। बिल्कुल। और ये ई-गवर्नेंस और पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये प्रोजेक्ट असल में है क्या और इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हेल्थ केयर डिलीवरी को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव हाँ, और एफिशिएंट बनाना है। मतलब ज्यादा जवाबदेह और पेशेंट फ्रेंडली। हाँ, बिल्कुल। ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अस्पताल के पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं डिजिटाइज कर देगा। और इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 56.71 करोड़ रुपए है। 56.71 करोड़। तो इसका सीधा असर मतलब मरीजों, डॉक्टरों और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या पड़ेगा? और यही जानना सबसे दिलचस्प है कि इसके फायदे सभी के लिए हैं। सभी के लिए? जी कैसे? हाँ, जैसे मरीजों के लिए उन्हें अपने मोबाइल पर ही अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स का हैसल फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, तो इलाज तेजी से होगा? बिल्कुल। और डॉक्टरों के लिए उन्हें मरीज का पूरा मेडिकल डेटा, पूरी हिस्ट्री एक जगह तुरंत मिल जाएगी, तो सही और समय पर इलाज में मदद मिलेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए क्या बदलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये एक तरह से पॉलिसी मेकिंग को प्रोएक्टिव बना देगा। प्रोएक्टिव मतलब सिस्टम से मिले सिस्टमैटिक डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। और इसमें मल्टी हॉस्पिटल फीचर्स भी हैं जिनसे अस्पतालों के बीच क्रॉस कंसल्टेशन भी संभव होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट असम के किन-किन अस्पतालों में लागू किया जा रहा है? इसमें अभी 7 मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल हैं। कौन-कौन से? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, बारपेटा, तेजपुर, लखीमपुर और दीफू। और ये सिस्टम मेडिकल और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के साथ भी इंटीग्रेट होगा, तो विभागों और लेबोरेटरीज के बीच जानकारी का फ्लो बहुत आसान हो जाएगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है? ये कब तक चलेगा? ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, कुल 7 साल का। 7 साल? जी। इसमें 78 हफ्ते इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, फिर 6 महीने सॉफ्टवेयर स्टेबलाइजेशन के लिए, ओके। और उसके बाद 5 साल का ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है, जिसे रेलटेल ही देगा। अच्छा, तो रेलटेल सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाकर नहीं छोड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रेलटेल को ही क्यों चुना गया? ये नाम तो हम अक्सर रेलवे से जोड़कर सुनते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के तहत एक नवरत्न PSU है। नवरत्न PSU? जी। और ये देश के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में से एक है। इनका पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अस्पतालों को डिजिटल बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने का एक मॉडल भी है। बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया मिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर अब आगे देखने वाली और सोचने वाली बात ये होगी कि इस मॉडल की सफलता के बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, जहां डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां शायद अलग हों। जी बिल्कुल। और साथ ही मरीजों के इतने संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। Next topic. असम से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। होजाई जिले में एक साथ 8 हाथियों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथियों के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं अब किसी काम के नहीं रहे? हाँ, और खासकर तब जब उनके जंगल, उनका हैबिटेट इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है। बिल्कुल। एक स्टडी के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच असम में ट्रेन की टक्कर से 67 हाथियों की मौत हुई। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई मौतें उन इलाकों में हुई जिन्हें आधिकारिक तौर पर एलिफेंट कॉरिडोर घोषित ही नहीं किया गया था। एग्जैक्टली। ये होजाई वाली घटना भी किसी तय कॉरिडोर में नहीं हुई। हाँ। और इसीलिए रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वहां स्पीड पर कोई पाबंदी लागू नहीं थी। और यहीं पर असली समस्या की जड़ है। कई कॉन्जर्वेशनिस्ट का मानना है कि हम प्रॉब्लम को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। कैसे? देखिए, समस्या सिर्फ कॉरिडोर की नहीं है,
जंगलों के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने, जिसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, उसकी वजह से हाथियों को अपने पुराने रास्ते छोड़ने पड़ रहे हैं। अच्छा, उन्हें नए रास्तों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कॉन्जर्वेशनिस्ट कौशिक बरुआ तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉरिडोर शब्द ही एक गलत धारणा है। ये तो बहुत बड़ा बयान है। हाँ, उनका तर्क है कि रेलवे ट्रैक का ज्यादातर हिस्सा हाथियों के आने जाने वाले इलाके से ही गुजरता है, तो सिर्फ कुछ जगहों को कॉरिडोर मानकर वहीं तक निगरानी सीमित कर देना ये काफी नहीं है। तो फिर एक कॉरिडोर का असली मकसद क्या होता है? मतलब उन्हें बनाया ही क्यों गया था? देखिए, मकसद तो अच्छा था। डॉक्टर विभव तालुकदार के अनुसार कॉरिडोर हाथियों को 2 बड़े जंगली इलाकों के बीच एक सुरक्षित रास्ता देते हैं। भोजन, पानी और मीटिंग के लिए। हाँ, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे और हाथियों की आबादी स्वस्थ रहे। लेकिन हुआ ये कि इन रास्तों पर इंसानी दखल इतना बढ़ गया कि हाथियों ने कई पुराने कॉरिडोर इस्तेमाल करने ही बंद कर दिए हैं। और क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना उनकी एक बायोलॉजिकल नीड है, बिल्कुल तो वो अब नए रास्ते तलाश रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से वे अब तयशुदा कॉरिडोर के बाहर भी रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। और वहीं पर ये हादसे हो रहे हैं। हाँ, एक सरकारी रिपोर्ट का डेटा भी यही कहता है। नॉर्थ ईस्ट में 48 मोडिफाइड कॉरिडोर में से 14 में हाथियों की आवाजाही कम हो गई है और 9 तो आप कह सकती हैं कि लगभग खराब हो चुके हैं। 9 खराब हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ कॉरिडोर बना देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, समाधान को बहुत ज्यादा व्यापक होना होगा। डॉक्टर तालुकदार सुझाव देते हैं कि निगरानी को सिर्फ कॉरिडोर तक सीमित न रखकर उसे आगे बढ़ाना होगा। पूरे लैंडस्केप पर। हाँ, पूरे लैंडस्केप पर, और इसमें गांव के लेवल पर काम करने वाली संस्थाओं को, जैसे विलेज डिफेंस पार्टीज यानी वीडीपीज, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। हमें हाथियों की जरूरतों को एक बड़े कैनवस पर देखना होगा, न कि सिर्फ कुछ संकरी पट्टियों तक। तो ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अगर पारंपरिक कॉरिडोर अब नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो भविष्य में इंसानों और वन्य जीवों के बीच सह-अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस का नक्शा कैसा दिखना चाहिए, और इस नए नक्शे को बनाने की जिम्मेदारी असल में किसकी है? Next topic. चलिए आज बात करते हैं असम की एक नई पहल के बारे में। जी, जो वहाँ के सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। हाँ, सरकार ने उदासीन भक्तों के लिए एक मदद की योजना शुरू की है, पर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? बिल्कुल, उदासीन भक्त मतलब वो सन्यासी जो अपनी पूरी जिंदगी इन सत्रों की सेवा में लगा देते हैं। असम के नव वैष्णव मठ। जी, हाँ? तो आज हम यही समझेंगे कि ये नई फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम क्या है और ये सत्रों से जुड़े किन बड़े मुद्दों को सुलझाने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले ये योजना है क्या आखिर? देखिए, इसमें असम सरकार ने ये तय किया है कि जो उदासीन भक्त हैं, अच्छा, उन्हें हर महीने 1500 रुपीस की एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाएगा? जी, सीधे बैंक खातों में। लेकिन मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं है। तो फिर क्या है? सरकार का कहना है कि ये इन भक्तों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान को एक तरह से पहचान देने का एक प्रयास है। और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का। जी, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है जी। वो कैसे हो रहा है? मतलब कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? अभी शुरुआती दौर में तो कुल 620 भक्तों को इसमें शामिल किया गया है। 620? जी। ओके। और इसमें से भी सबसे ज्यादा 474 माजुली जिले से हैं। माजुली से। और सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में और भक्तों को इसमें जोड़ा जाएगा और हो सकता है कि ये राशि भी बढ़ाई जाए। तो ये एक तरह से एक शुरुआत है। हाँ, और ये मदद इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि ये सत्र खुद बड़ी वित्तीय मुश्किलों से गुजर रहे हैं। जैसे कि उनको जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन मिलता था उसमें कमी आई है और रेवेन्यू के जो पारंपरिक स्रोत थे वो भी घट रहे हैं। तो ये तो भक्तों के लिए एक सीधी मदद हो गई। जी। लेकिन इन सत्रों को एक संस्था के तौर पर मजबूत करने के लिए क्या सोचा जा रहा है? उसके लिए एक असम सत्र आयोग मतलब असम सत्रा कमीशन बनाने की बात हुई है। एक कमीशन? जी, और इस आयोग के पास वित्तीय शक्तियां होंगी। ये सत्रों को फाइनेंशियल ग्रांट्स भी दे सकेगा। अच्छा, लेकिन पैसों के अलावा भी तो एक और बड़ी समस्या है, जमीन पर कब्जे की। हाँ, वो शायद सबसे बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में सत्रों की 15,288 बीघा से ज्यादा जमीन पर। 15,000 बीघा से ज्यादा? जी, इतना अवैध कब्जा है। और अकेले बरपेटा जिले में ये आंकड़ा 7,137 बीघा का है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सरकार इसको लेकर क्या कह रही है? सरकार ने कहा है कि वो इस जमीन को वापस लेने के प्रयास जारी रखेगी और जो नया आयोग बनेगा
उसे भी अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक दो तरफा रणनीति लगती है। बिल्कुल। एक तरफ भक्तों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और दूसरी तरफ सत्रों को इंस्टीट्यूशनली मजबूत करने की एक लॉन्ग टर्म योजना। हाँ, एक तरफ इमीडिएट रिलीफ और दूसरी तरफ एक स्थायी समाधान की कोशिश। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या है? कि वित्तीय सहायता और भूमि सुधार जैसे कदम सत्रों के संरक्षण के लिए तो जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनकी जो जीवित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं, हाँ। उनको आज के समाज में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और क्या गैर वित्तीय उपाय सोचे जा सकते हैं, हाँ। ये सोचने वाली बात है। Next topic. आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जिसने पहाड़ी की परिभाषा ही बदल दी है। हाँ, और ये सुनने में शायद बहुत टेक्निकल लगे, लेकिन इसका असर खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला है क्या? देखिए, नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के लिए एक ऑपरेशनल डेफिनेशन दी। ऑपरेशनल डेफिनेशन? हाँ, मतलब कानूनी और रेगुलेटरी कामों के लिए। फैसले के मुताबिक अब अरावली का वही हिस्सा पहाड़ी माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर्स ऊंचा हो। एग्जैक्टली। अब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर्स की भी है तो वो कानूनी तौर पर पहाड़ी नहीं है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली वो उसी सिस्टम का हिस्सा है, पर कानून की नजर में नहीं। बिल्कुल, और हमारा सोर्स इसी बड़े बदलाव की बात कर रहा है। ये एक शिफ्ट है इकोसिस्टम बेस्ड प्रोटेक्शन से थ्रेशोल्ड बेस्ड लीगैलिटी की तरफ। सही पकड़ा। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, इकोसिस्टम बेस्ड प्रोटेक्शन होता है पूरे जंगल को बचाना, उसके हर एक हिस्से को। पेड़, पौधे, जानवर, मिट्टी, सब कुछ। हाँ, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड बेस्ड लीगैलिटी वो बस ये देखती है कि पेड़ की ऊंचाई 100 मीटर है या नहीं। अगर नहीं तो वो पेड़ नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही मतलब रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। प्रकृति की कॉम्प्लेक्सिटी को एक नंबर में बांध देना। बिल्कुल, और यहीं से ये मामला नॉर्थ ईस्ट के लिए एक खतरे की घंटी बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी बहुत अलग है। वहाँ कार्बी आंगलोंग, दिमा हासाओ या बरेल रेंज जैसे इलाकों में ऊंची चोटियां नहीं हैं। वहाँ तो रोलिंग हिल्स है, मतलब घुमावदार पहाड़ियां और पठार। सही बात है। और उनका इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये 100 मीटर वाला नियम वहाँ लागू हो गया तो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। और इसका सिर्फ इकोलॉजिकल ही नहीं, सोशल इम्पैक्ट भी तो होगा। निश्चित रूप से। ये इलाके खाली जमीन नहीं है। वहाँ स्वदेशी समुदाय रहते हैं। हाँ, जिनकी संस्कृति, जिनकी आजीविका, सब कुछ उस जमीन से जुड़ी है। कानूनी परिभाषा बदलने का मतलब है कि आप माइनिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। मतलब ये फैसला सिर्फ अरावली का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। एग्जैक्टली। ये एक सोच है जो पूरे देश में पर्यावरण से जुड़े कानूनों को कमजोर कर सकती है। और सोर्स ये भी साफ करता है कि ये बहस डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस तरीके के खिलाफ है जिसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को अपनी सुविधा के हिसाब से फिर से परिभाषित कर दिया जाए। तो अंत में ये सवाल एक दार्शनिक सवाल बन जाता है ना। हाँ। कि कोई पहाड़ी कब पहाड़ी नहीं रहती, जब वो एक नंबर की शर्त पूरी नहीं करती, या जब वो अपनी इकोलॉजिकल भूमिका निभाना बंद कर देती है। ये सोचने वाली बात है। Next topic. आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जो सुनने में तो काफी सीधी लगती है, एक रनवे का अपग्रेड। लेकिन जब ये रनवे अंडमान और निकोबार में हो तो इसके मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। बिल्कुल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में कार निकोबार एयरफोर्स बेस पर इस नए रनवे का उद्घाटन किया है। जी। तो सवाल यही है कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान है। हाँ, तो यहीं से बात इंटरेस्टिंग होती है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि रनवे के साथ साथ एप्रन एरिया को भी बड़ा किया गया है। मतलब अब एयरक्राफ्ट की मूवमेंट आसान होगी। एकदम आसान भी और तेज भी। हाँ। और पॉइंट सिर्फ ये नहीं है, पॉइंट है इसकी लोकेशन। हाँ, ये रनवे हमें मलक्का स्ट्रेट पर, आप समझिए, एक सीधी नजर रखने की क्षमता देता है। मलक्का स्ट्रेट जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इतना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। ये वो समुद्री रास्ता है जिस पर चीन की 80% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई निर्भर करती है। अच्छा। तो ये अपग्रेड भारत को इस पूरे क्षेत्र में मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है।
हमारे हवाई ऑपरेशंस अब बहुत ज्यादा तेज हो सकते हैं। ये तो हुई सैन्य ताकत की बात, लेकिन क्या इसका कोई फायदा वहां रहने वाले आम लोगों को भी मिलेगा? हाँ, और यही इस डेवलपमेंट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मतलब RCS, UDAN से भी जोड़ा गया है। तो मतलब सिविल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी? बिल्कुल, टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, दूर दराज के द्वीपों तक पहुंचना आसान होगा। और मानवीय सहायता के लिहाज से भी ये जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। आप 2004 की सुनामी को याद कीजिए। हाँ, उस वक्त पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। जी, तो ये अपग्रेड हमारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसे HADR कहते हैं, उस क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और ये एक भूकंप संभावित क्षेत्र है, तो ये तैयारी बहुत जरूरी है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये कहाँ फिट होता है? देखिए, CDS जनरल चौहान की ये विजिट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और प्रधानमंत्री के सागर विजन पर सरकार के फोकस को साफ दिखाती है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एकदम सही। इसका लक्ष्य ही पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। जनरल चौहान ने अंडमान और निकोबार कमांड में हमारी तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड के बीच तालमेल की भी समीक्षा की, ताकि निगरानी और रिएक्शन टाइम दोनों बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये एक रनवे से कहीं ज्यादा है। ये सुरक्षा और विकास का एक मिला जुला मॉडल है। आपने बिल्कुल सही समझा। और यहीं से सोचने के लिए एक सवाल भी उठता है कि मलक्का स्ट्रेट के अलावा बंगाल की खाड़ी के इस पूरे क्षेत्र में जो सुरक्षा समीकरण बदल रहे हैं, उनको भारत की ये बढ़ी हुई क्षमता भविष्य में और कैसे प्रभावित कर सकती है। Next topic. तो चलिए एक नजर डालते हैं 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के की रिजल्ट्स पर। ये चैंपियनशिप आप जानते ही हैं, भारत के टॉप राइफल और शॉटगन शूटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और इस बार भी कई राज्यों के एथलीट्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो इसमें से 3 की टेकअवेज पर बात करते हैं। पहला, वुमेन्स 10 एयर राइफल इवेंट। यहां पर मुकाबला इतना क्लोज था कि जीत का फैसला सिर्फ 0.1 पॉइंट के अंतर से हुआ। सोचिए, हरियाणा की अमीरा अरशद ने 251.9 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता और उन्होंने रेलवेज की राजश्री अनिल कुमार सांचेती को हराया, जिनका स्कोर था 251.8। छत्तीसगढ़ की प्रांजुश्री सोमानी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टेकअवे पर, जो है मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट से। यहां उत्तर प्रदेश के जुहैर खान ने 43 हिट्स के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ये जीत जुहैर के लिए बहुत खास है क्योंकि ये उनका पहला सीनियर नेशनल टाइटल है। उत्तराखंड के शापथ भारद्वाज को सिल्वर और ओलंपियन केनन चेनाई को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और तीसरा, मेंस ट्रैप टीम इवेंट। इंडिविजुअल इवेंट की तरह ही टीम कंपटीशन में भी उत्तर प्रदेश ने गोल्ड जीता। टीम का कंबाइंड स्कोर 345 था, जिसमें आहार रिजवी, मोहम्मद असद सुल्तान और रैयान रिजवी शामिल थे। इस इवेंट में पंजाब को सिल्वर और उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मिला। तो कुल मिलाकर इस चैंपियनशिप ने हरियाणा की अमीरा और उत्तर प्रदेश के जुहैर जैसे नए चैंपियंस को नेशनल स्टेज पर एक नई पहचान दी है। Next topic. चलिए एक नजर डालते हैं 8th सलाधर बरुआ फिल्म अवार्ड्स 2025 पर। ये अवार्ड्स ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है और इस साल के विनर्स रीजन की सिनेमैटिक डाइवर्सिटी और टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑनर्स की। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है खासी भाषा की फिल्म एयरपोर्ट को, जिसे राफेल वार्जरी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है और इसके साथ 50,000 रुपये का कैश प्राइज भी है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है प्रकाश डेका को उनकी असमिया फिल्म नोरा के लिए विद अ कैश प्राइज ऑफ 25,000 रुपीज। दूसरा, बात करते हैं एक्टिंग अवार्ड्स की। फिल्म नोई कोथा के लिए राजू रॉय को मिला बेस्ट एक्टर मेल का खिताब और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड जीता है रुडाली बोरा ने फिल्म बुरखा द वेल के लिए। इन दोनों को 20,000 रुपये का कैश प्राइज दिया गया। और फाइनली कुछ और इंपॉर्टेंट विनर्स को देख लेते हैं। संजीव सभा पंडित को बेस्ट स्क्रीन राइटर का अवार्ड मिला, ऑगस्टिन कुर्बा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बने और प्रियंकांत लेशराम को मणिपुरी फिल्म वननेस के लिए बेस्ट फिल्म एडिटर चुना गया। हाँ, जूरी ने कुछ स्पेशल मेंशंस भी दिए एक्टर जतेंद्रनाथ खनिकर को और 2 फिल्मों ब्रह्मकन्या और कांगबो अलोती को। तो इन शॉर्ट, इन अवार्ड्स ने नॉर्थ ईस्ट की रिच सिनेमैटिक टैलेंट को शोकेस किया, जिसमें खासी फिल्म एयरपोर्ट बेस्ट फिल्म बनकर उभरी। Next topic. वर्ल्ड ब्रेल डे पर सिक्किम से खबर आई है और ये खबर मतलब छोटी सी लगती है पर इसका असर बहुत गहरा है। हाँ, आकाशवाणी गांगटोक ने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है।
तो आज इसी पहल की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि एक रेडियो बुलेटिन कैसे उम्मीद की एक बड़ी कहानी बन जाता है। बिल्कुल। ये आकाशवाणी गांगटोक और सीआरसी का एक मिलाजुला प्रयास था, CRC मतलब? जो दिव्यांगजनों के लिए काम करती है संस्था। हाँ, कंपोजिट रीजनल सेंटर। हाँ, तो इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही स्पेशल रेडियो प्रसारण किया। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली? आकाशवाणी गांगटोक ने नेपाली भाषा में एक न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया। ओके। लेकिन खास बात ये थी कि उसे ब्रेल लिपि में पढ़ा गया और इसे पढ़ने वाली थी सोनम डिकी बूटिया, जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये आकाशवाणी गांगटोक के लिए भी अपनी तरह का पहला प्रसारण था। मुझे लगता है इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पहल दिल्ली या मुंबई से नहीं, एक रीजनल स्टेशन से हुई है। सही बात है, और सोनम ने खुद कहा कि ये उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। हाँ, और जिस तकनीक ने इसे मुमकिन बनाया, मतलब ब्रेल, हाँ। उसकी अपनी कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सही कहा। हम ब्रेल का नाम सुनते हैं, पर ये है क्या? सिर्फ उभरे हुए डॉट्स तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 6 डॉट्स के सेल पर बेस्ड एक पूरी भाषा है। 6 डॉट्स? हाँ, जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से 64 कैरेक्टर्स बनते हैं। अक्षर, संख्याएं, यहाँ तक कि म्यूजिक नोट्स भी। ये एक तरह से कम्युनिकेशन ब्रिज है। कमाल है, और इसका पूरा श्रेय जाता है इसके आविष्कारक लुई ब्रेल को। एब्सोल्युटली। और सोचिए, 200 साल बाद भी उनका सिस्टम इतना प्रभावी है। लुई ब्रेल की कहानी भी तो कमाल की है। सिर्फ 3 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ, और ये सोचना हैरान करता है कि उन्हें शुरू में कितनी मुश्किलें आईं। उनके अपने इंस्टीट्यूट ने ही उनके सिस्टम को अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या सच में? मतलब इतना रेवोल्यूशनरी सिस्टम और उसे रिजेक्ट कर दिया? हाँ, उन्हें डर था कि अगर नेत्रहीन लोग खुद पढ़ना लिखना सीख गए तो वो शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अविश्वसनीय है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपने दोस्तों को अपना सिस्टम सिखाते रहे और आखिरकार उनकी लगन रंग लाई। इसीलिए 4 जनवरी उनके जन्मदिन पर वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। सही। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें साफ हैं। 1, लुईस ब्रेल का इनोवेशन। 2, सोनम डिकी बूटिया का जज्बा। और 3, आकाशवाणी और सीआरसी जैसी संस्थाओं की पहल। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? जैसे आकाशवाणी ने रेडियो को इंक्लूसिव बनाया, वैसे आज के दौर में और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया या एप्स, जिन्हें हम इनोवेट करके समाज के उन हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं जो अब तक मुख्य धारा से कटे हुए हैं। Next topic. तो एक बहुत बड़ी खबर के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। जी हाँ। एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। जी हाँ। भारत अब आधिकारिक तौर पर चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। बिल्कुल, और ये आंकड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किए हैं। पर ये आप देखिए, सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। अच्छा। ये एक दशक की मेहनत और एक वैज्ञानिक रणनीति की कहानी है जिसने भारत को फूड सिक्योरिटी के मामले में एक नई ऊंचाई दी है। बिल्कुल, तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जी सबसे पहले इन आंकड़ों को ही देख लेते हैं। जी। भारत का कुल चावल प्रोडक्शन 150.18 मिलियन टन तक पहुंच गया है। जी। और इसी दौरान चीन का प्रोडक्शन रहा 145.28 मिलियन टन। तो एक साफ अंतर है। हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर। इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि कहा जा रहा है, और ये शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक हैं। मतलब भारत अब ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों को चावल सप्लाई भी कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा मील का पत्थर है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? क्या सिर्फ एक अच्छा मानसून था, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति है। हाल ही में 25 फसलों की 184 नई किस्में, मतलब वैरायटीज जारी की गई हैं। 184, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और ये सिर्फ नाम के लिए नई किस्में नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रिजिलियंट हैं। यहाँ थोड़ा रोकते हैं। हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रिजिलियंट, ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आम किसान के लिए इसका असल में क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। हाई यील्डिंग का मतलब है कि किसान अब उतने ही खेत और उतनी ही मेहनत में पहले से कई ज्यादा फसल उगा सकता है। अच्छा। और क्लाइमेट रिजिलियंट का मतलब है कि ये बीज मौसम के उतार चढ़ाव, जैसे कम बारिश या ज्यादा गर्मी, को झेलने में ज्यादा सक्षम है। और इस पूरे एफर्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR की भूमिका बहुत अहम रही है।
जब मैं सोर्सेस पढ़ रहा था तो एक आंकड़े ने मुझे सच में हैरान कर दिया कौन सा? कि 1969 से लेके अब तक भारत में फसलों की कुल 7,205 किस्में नोटिफाई की गई हैं। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो हाल के वर्षों के तेजी को दिखाती है। इन 7,205 में से 3,236 किस्में 2014 के बाद अप्रूव की गई हैं। मतलब लगभग आधी किस्में पिछले एक दशक में ही आई हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पिछले एक दशक में एग्रीकल्चरल रिसर्च को कितना बड़ा इम्पल्सो मिला है। ये उसी यात्रा का हिस्सा है जिसने भारत को एक फूड डिफिशिएंट देश से एक ग्लोबल फूड प्रोवाइडर बना दिया है। तो चावल में तो हमने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? मंत्री जी ने तो आगे का भी रास्ता दिखाया है। बिल्कुल सही, उन्होंने दालों यानी पल्सेस और तिलहन ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसके लिए हम आज भी काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर हैं। जी। तो सरकार का अगला लक्ष्य इन क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ चावल प्रोडक्शन में नंबर 1 बनने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और वैश्विक बाजार में बढ़ती भूमिका का एक मजबूत प्रतीक है। सही बात है। ये दिखाता है कि सही नीति, विज्ञान और किसानों की मेहनत मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकती हैं। चावल में आत्मनिर्भरता और निर्यात एक बड़ी सफलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भारत दालों और तिलहन में भी यही लक्ष्य हासिल कर लेगा तो उसका भारतीय किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। Next topic. जब भी हम असम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में चाय, तेल और ब्रह्मपुत्र आता है। बिल्कुल। लेकिन जो सोर्सेज आज हमारे सामने हैं वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि असम अब भारत के सबसे डायनामिक डेवलपमेंट हब्स में से एक बन रहा है। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ये कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। जो मॉडल यहाँ दिख रहा है वो कल्चर, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ लेकर चलने की कोशिश है। अच्छा, तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोर्सेज में बोगीबील ब्रिज का जिक्र है, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। जी, और इसे सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सोचिए, इस पुल ने डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच की दूरी घंटों कम कर दी है। तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा होगा। बिल्कुल, किसानों, छोटे व्यापारियों, स्टूडेंट्स, सबके लिए। और इसी तरह भूपेन हजारिका सेतु सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। मतलब ये प्रोजेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं। और गुवाहाटी जैसे शहर में क्या वहां भी कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। नए फ्लाईओवर से ट्रैफिक बेहतर हुआ है और ब्रह्मपुत्र के किनारे जो रिवर फ्रंट डेवलप हो रहा है वो शहर को एक नई पहचान दे रहा है। ये दिलचस्प है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चर पर भी इतना फोकस है। कामाख्या मंदिर का जिक्र है जो एक प्रमुख शक्तिपीठ है। हाँ, और कामाख्या मंदिर स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। विकास का एक पहलू इसे और एक्सेसिबल बनाना भी है। और एक प्रोजेक्ट जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था बटाद्रवा थान का रीडेवलपमेंट। 227 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। हाँ, ये बहुत ही एम्बिशियस है। ये 15वीं सेंचुरी के संत श्रीमन शंकर देव को एक श्रद्धांजलि है। और इसकी आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक बताई गई है। जी, ऑडिटोरियम को खोल मतलब एक पारंपरिक ड्रम का आकार दिया गया है और आर्ट सेंटर को ताल का। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग और गहरी सांस्कृतिक जड़ों का संगम है। कमाल है। पर क्या ये सब सिर्फ अतीत को सहेजने के बारे में है या भविष्य को लेकर भी कोई विजन है, खासकर एनवायरनमेंट को लेकर? यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। अच्छा। तो एक तरफ ये क्लीन एनर्जी की ओर एक कदम है और दूसरी तरफ ये सीधे तौर पर इलाके के बांस किसानों की आमदनी बढ़ाता है। और इको टूरिज्म की भी काफी बात है, जैसे काजीरंगा और मानस में। हाँ, और भविष्य की योजनाएं दिखाती हैं कि ये बैलेंस आगे भी रहेगा। काजीरंगा में जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाला है, मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। हाईवे भी बनेगा और उसके नीचे से जानवर भी सुरक्षित निकल सकेंगे। तो इन सब को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक नया असम, एक ऐसा असम जो अपनी पहचान को लेकर आत्मविश्वासी है और भविष्य के लिए तैयार भी।
ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने की है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर उठता है। जी। क्या असम का ये मॉडल, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल प्राइड और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एक साथ चल रहे हैं, भारत के दूसरे राज्यों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी अपनी यूनिक हेरिटेज और फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं? Next topic. क्या बिजली का एक बल्ब किसी देश की सरहद की हिफाजत कर सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आज हम भारतीय सेना के एक ऐसी ही प्रोजेक्ट की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास सिक्किम के एक बहुत ही दूर मतलब मुगुथांग गांव से जुड़ी एक सरकारी विज्ञप्ति है। और ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, ये कहानी है 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे एक गांव की, जहां सूरज की रोशनी से सिर्फ घर रोशन नहीं हुए, बल्कि सरहद पर देश की मौजूदगी को भी मजबूत किया गया। चलिए इसे समझते हैं। तो सोर्स कहता है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग गांव में एक 10 kW का सोलर पावर प्लांट लगाया है। जी। ये गांव भारत चीन सीमा के बहुत पास है। अब 10 kW सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता। नहीं लगता? तो सिर्फ 32 लोगों के गांव के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बल्ब जलाने के लिए है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। 10 kW इन 10 परिवारों के लिए, एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ बल्ब जलाने के लिए नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है रात में भी रोशनी, अपने मोबाइल फोन्स चार्ज कर सकते हैं, शायद छोटे-मोटे हीटिंग अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। उस कड़ाके की ठंड में तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी राहत है। इससे पहले तो वो छोटे पर्सनल सोलर पैनल्स पर ही निर्भर थे, जो मतलब बस नाम के लिए थे। और यहाँ की जो असली चुनौती थी वो तो कुछ और ही थी। विज्ञप्ति में लिखा है कि भरोसेमंद बिजली ना होने से इन लोगों को हर साल मतलब हर सर्दी में 5 से 6 महीनों के लिए अपना घर, अपने मवेशी सब छोड़कर जाना पड़ता था। बिल्कुल, जरा सोचिए, हर साल अपनी जड़ों से उखड़ जाना। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये उस पूरे समुदाय के अस्तित्व का सवाल था। और इसी मुश्किल को समझते हुए सेना ने ये कदम उठाया। एक मिनट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये त्रिशक्ति कोर क्या है? और आप कह रहे थे कि ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। राइट। तो त्रिशक्ति कोर या 33 कॉर्प्स सेना के ईस्टर्न कमांड का हिस्सा है। इनकी जिम्मेदारी सिक्किम और आसपास के इलाकों की सुरक्षा है। और मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा ये सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, ताकि स्थानीय लोगों से रिश्ते मजबूत हों। ओके। और ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एक बहुत अहम प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। हाँ, ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। जी। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो ये काफी जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि चीन सीमा से लगे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, ताकि लोग गांव छोड़कर ना जाएं। एग्जैक्टली। सरकार चाहती है कि ये गांव आबाद रहें, क्योंकि जब सरहदी गांव आबाद रहते हैं तो देश की सुरक्षा भी मजबूत होती है। तो इसका असर क्या हुआ इस जमीन पर? अब हर घर में बिजली है, तो क्या लोग वहां रुक रहे हैं? सोर्स बताता है कि अब लोगों को सर्दियों में गांव छोड़ने की मजबूरी नहीं रही। रात में एक सुरक्षा का एहसास बढ़ा है, बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद जगी है। तो ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये एक तरह से उस समुदाय को वहीं बसाए रखने की गारंटी बन गई है। ठीक है, तो पलायन रुक गया, लेकिन एक सवाल मन में आता है, शायद थोड़ा चुभने वाला लगे। पूछिए। कि क्या इन 10 परिवारों के वहां रुकने से, मतलब सिर्फ 32 लोगों से, राष्ट्रीय सुरक्षा पर वाकई कोई बड़ा असर पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब ही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी पहलू है। देखिए, ये सिर्फ बिजली देना नहीं है, ये असल में सीमा पर भारत की पकड़ को मजबूत करने का एक नॉन मिलिट्री तरीका है। अच्छा, वो कैसे? जब लोग वहां बसे रहते हैं तो जमीन पर हमारा दावा और हमारी निगरानी दोनों मजबूत होते हैं। ये आबादी वाले गांव एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। इस नजरिए से देखें तो टेक्नोलॉजी यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का एक खामोश हथियार बन गई है। तो संक्षेप में, ये 10 किलोवाट का प्लांट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानवीय मदद, सामुदायिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय रणनीति का एक मिला-जुला रूप है। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देता है कि कैसे मुश्किल जगहों पर छोटे-छोटे सही कदम एक साथ लोगों की जिंदगी और देश की सरहद दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। Next topic. आज हम असम और नॉर्थ ईस्ट की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की क्षमता पर बात करेंगे।
हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स असल में ग्रोथ मल्टीप्लायर्स होते हैं। बिल्कुल, ग्रोथ मल्टीप्लायर्स मतलब एक पेट्रोकेमिकल यूनिट से दर्जनों दूसरी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को सहारा मिलता है। जैसे अहमदाबाद और बड़ौदा में हुआ है। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट, जहां रिफाइनरीज और गैस प्रोडक्शन काफी समय से है, वहां ये ग्रोथ हुई नहीं। सारा फोकस फ्यूल प्रोडक्शन पर ही रहा। तो इसी को समझते हैं जैसे बोंगाईगांव रिफाइनरी जो 1974 में शुरू हुई, उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स तो 2005 से बंद हैं। जी, मार्केट कंपटीशन और इकोनॉमिक वायबिलिटी मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहे। एक तरह से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। और डिब्रूगढ़ में बीसीपीएल का क्या? वो तो असम समझौते का नतीजा है। हाँ, बीसीपीएल हर साल लगभग 3 लाख टन पॉलीमर बनाता है, लेकिन लोकल डिमांड है नहीं। अच्छा। तो ज्यादातर प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेचना पड़ता है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो हुई पुरानी कहानी, लेकिन अब सोर्सेज के मुताबिक तस्वीर बदल रही है। असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी एपीएल कुछ नया कर रहा है। बिल्कुल, एपीएल ने 500 टीपीडी का नया मेथनॉल प्लांट शुरू किया है। 500 टन्स पर डे। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अपनी मेथनॉल की जरूरत का 94% इंपोर्ट करता है, राइट? एग्जैक्टली। और पिछले फाइनेंशियल ईयर तक एपीएल इसे बनाने वाली अकेली भारतीय कंपनी थी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी एनआरएल भी तो कुछ कर रही है। हाँ, एनआरएल एक पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी यूनिट लगा रही है। ये रिफाइनरी पेटकेम इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन मॉडल है। अच्छा, ये रिफाइनरी पेटकेम इंटीग्रेशन क्या है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि तेल साफ करने से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन्हें फेंकने के बजाय तुरंत वहीं पर कीमती केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कॉस्ट भी बचती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। बिल्कुल। और ये यूनिट राफिया ग्रेड पॉलीमर बनाएगी। राफिया ग्रेड, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो सीमेंट की बोरियां, चीनी की थैलियां, ये सब इसी से बनती हैं। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं सब डॉट्स को कनेक्ट करूं, एनआरएल का विस्तार, बीसीपीएल और एपीएल की नई पहलें, तो मतलब एक मजबूत पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम की फाउंडेशन तैयार हो रही है। हाँ, फाउंडेशन तो तैयार है, पर अब असली काम है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, ताकि वो इन बड़े प्लांट से निकलने वाले कच्चे माल से फिनिश्ड गुड्स बना सकें। तो एक फोकस्ड पॉलिसी पुश की जरूरत है। बिल्कुल। लक्ष्य साफ है, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर न रहे, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोर्सेज में बल्क से टेलर मेड पॉलीमर्स की तरफ शिफ्ट होने की बात कही गई है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प होगा कि असम और नॉर्थ ईस्ट ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए नीश और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने के इस मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं। Next topic. आज एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जो शायद कल की हकीकत हो। सोचिए, जनवरी 2026 यूएस फोर्सेस वेनेजुएला में घुसती हैं, वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ती हैं और सीधा न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर देती हैं। यूएस इसे जस्टिस कह रहा है, पर पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया है। बिल्कुल, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है और इसके आफ्टर शॉक्स पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इस एक घटना ने इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सॉवरेनिटी मतलब किसी देश के अपने अधिकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज हम इसी के लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत क्या कर सकता है। तो सबसे पहले इस भूचाल के लीगल साइड को ही पकड़ते हैं। एक देश का मौजूदा राष्ट्रपति, भले ही उस पर कितने भी सवाल हों, अब अमेरिकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कटघरे में है। ये तो नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा संकट है। यहाँ इम्यूनिटी और जुरिस्डिक्शन जैसे फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स दांव पर लगे हैं। बिना यूएन के इजाज़त के किसी देश के लीडर को पकड़ना, क्या इसे अरेस्ट कहेंगे या एब्डक्शन? सही बात है। वॉशिंगटन इसे न्याय का नाम दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल मान रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। और वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? सत्ता का वैक्यूम तो बन गया होगा। हाँ, मदुरो की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने इंटरिम प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। एक लीक हुए CIA असेसमेंट से पता चलता है कि यूएस ने जानबूझकर विपक्ष की लीडर मारिया कोरिना मचाडो को साइडलाइन किया। अच्छा। और मदुरो के ही एक वफादार को सत्ता में बने रहने दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब यूएस का मकसद रिजीम चेंज था ही नहीं, बल्कि एक तरह की मैनेज्ड कॉन्टिन्यूटी थी। एग्जैक्टली। उनके लिए लोकतंत्र से ज्यादा स्थिरता जरूरी थी। लेकिन ये तो हुई सत्ता की बात।
इस पूरे खेल में पैसा और तेल भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है ना? बिल्कुल, वेनेजुएला मतलब तेल। उसका क्या रोल है यहाँ? बहुत बड़ा। 2025 तक वेनेजुएला का ऑयल प्रोडक्शन गिरकर सिर्फ 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे रह गया था। सिर्फ 1.1 मिलियन? हाँ, और चीन का यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिसका वेनेजुएला पर $10 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड ने मदुरो से जुड़े 37 लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। मतलब फाइनेंस एक दूसरा बैटलफील्ड बन गया है। जहां पैसों के फ्लो को रोककर पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस ग्लोबल चेस गेम में ब्रिक्स और खास तौर पर भारत कहां खड़ा है? 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता भी भारत के पास है। देखिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या किया जा सकता है? 3 कदम तो तुरंत उठाए जा सकते हैं। पहला, ब्रिक्स की तरफ से एक मजबूत स्टेटमेंट जारी करना। ठीक है। दूसरा, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना। और तीसरा, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला फंसता है तो इसे जनरल असेंबली में ले जाना। हाँ। ये तो हुई प्रतिक्रिया की बात। क्या भारत कोई ठोस समाधान भी पेश कर सकता है? कोई प्रैक्टिकल प्लान? बिल्कुल, और यही भारत की अध्यक्षता काम आ सकती है। एक वेनेजुएला ट्रांजिशन कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ओके, और इसके मेन पिलर्स क्या होंगे? पहला और सबसे जरूरी, यूएन की निगरानी में एक तय समय के अंदर चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव। और दूसरा? तेल के पैसों का क्या होगा? दूसरा पिलर वही है, तेल से होने वाली कमाई के लिए एक एस्क्रो मैकेनिज्म बनाना। एस्क्रो मैकेनिज्म मतलब पैसा सीधे लोगों तक मानवीय सहायता के रूप में पहुंचेगा, किसी राजनीतिक गुट के पास नहीं। एग्जैक्टली। और तीसरा पिलर है एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ एक एंटी कोवर्जन नॉर्म बनाना। मतलब ब्रिक्स मिलकर ये तय करे कि कोई एक देश अपनी मर्जी से किसी दूसरे पर ऐसे प्रतिबंध ना लगा सके। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ मदुरो या वेनेजुएला की नहीं है, ये एक मिसाल कायम कर रही है। अगर कोई भी ताकतवर देश किसी भी नेता को उठा ले, अपने हिसाब से उसका उत्तराधिकारी चुन ले और इसे न्याय का नाम दे दे, तो फिर नेशनल सॉवरेनिटी का मतलब भी क्या बचा? और यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है। भारत के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता का असली इम्तिहान यही है। क्या वो ये साबित कर पाएगा कि संप्रभुता सिर्फ कुछ ताकतवर देशों की जागीर नहीं, बल्कि हर देश का हक है? सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ताकत के इस नए खेल को रोक पाएंगे या ये अब न्यू नॉर्मल बन जाएगा? Next topic. नमस्कार। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर की। हमारे पास एक लेख है, द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज इमर्जिंग हॉस्पिटैलिटी फ्रंटियर, और इसके जो आंकड़े हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में पहला 5 स्टार होटल सिर्फ 2014 में खुला था। हाँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो ग्रोथ जबरदस्त हुई है। जबरदस्त। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टूरिस्ट फुटफॉल लगभग डबल हो गया। डबल? हाँ, और कुछ स्टेट्स में जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां तो 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। 100%? ये तो अविश्वसनीय है। तो अचानक ऐसा क्या बदला? इस ग्रोथ के पीछे क्या है? देखिए, सबसे बड़े कारण है बेहतर कनेक्टिविटी। मतलब रोड्स एंड एयरपोर्ट्स? हाँ, बेहतर एयर कनेक्टिविटी, अच्छे रोड नेटवर्क्स, अपग्रेडेड एयरपोर्ट्स, इनसे वो जगह भी एक्सेसिबल हो गई जो पहले बहुत दूर लगती थी। ओके। और असम के चीफ मिनिस्टर ने तो प्रेडिक्ट किया है कि अगले 3 सालों में अकेले गुवाहाटी में 11 5 स्टार होटल्स होंगे। 11? इससे तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कहानी है या ये एक नेशनल ट्रेंड का हिस्सा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। 2028 तक भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। और इसका मेन ड्राइवर डोमेस्टिक ट्रैवल है। एग्जैक्टली, डोमेस्टिक ट्रैवल, जो 2024 के 2.5 बिलियन ट्रिप्स से बढ़कर 2030 तक 5.2 बिलियन ट्रिप्स हो सकता है। वाओ! और नॉर्थ ईस्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर की वजह से इस वेव का फायदा उठाने के लिए यूनिकली पोजीशन्ड है। यहाँ मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद ट्रैवलर्स की प्रेफरेंसेस भी बदली हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब लोग वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी और ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट इसी डिमांड को पूरा कर रहा है। वहाँ बुटीक प्रॉपर्टीज खुल रही हैं जो लोकल आर्ट और क्विजीन को वर्ल्ड क्लास सर्विस के साथ ब्लेंड कर रही हैं। हाँ, जैसे एक वाइल्ड लाइफ रिट्रीट है जो फार्म टू टेबल डाइनिंग के साथ विलेज वॉक्स और ब्रह्मपुत्र बोट राइड्स का अनुभव देता है। ये तो बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ लेजर ट्रैवल तक नहीं है।
माइस और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हाँ, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब भी। तो इसका वहाँ के लोगों पर क्या असर हो रहा है? जॉब्स। देखिए, हॉस्पिटैलिटी एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हर नए होटल से सैकड़ों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट। हाँ, फूड सप्लाई चेन्स, सब कुछ। ये नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए अपने ही स्टेट में करियर बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन इस तेज ग्रोथ के साथ कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। निश्चित रूप से, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इकोसिस्टम बहुत फ्रैजाइल है वहाँ का। बिल्कुल, इसलिए डेवलपमेंट को सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य मास टूरिज्म मॉडल्स को कॉपी करना नहीं होना चाहिए। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए हाई वैल्यू, लो फुटप्रिंट एक्सपीरियंसेस देना, जिससे ट्रैवलर्स और लोकल कम्युनिटीज दोनों को फायदा हो। सही। तो संक्षेप में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हाँ, ये अब भारत का कोई छिपा हुआ कोना नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेंट रीजन है जो दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। सही पॉलिसी सपोर्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ अगला दशक इस क्षेत्र के टूरिज्म सेक्टर का हो सकता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपनी उसी ऑथेंटिसिटी और नेचुरल ब्यूटी को कैसे बचाए रखता है जो उसे इतना यूनिक बनाती है और साथ ही विकास भी करता है। Next topic. आज हम भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस मतलब IESA की एक नई स्टडी के अनुसार 2026 में देश की बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी में लगभग 10 गुना उछाल आने वाला है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जंप है। 2025 में जो कैपेसिटी 507 MWH थी, वो 2026 में बढ़कर लगभग 5 गीगावाट हो जाएगी। 5 गीगावाट। ओके। इसका एक सीधा सा कारण है प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा बैकलॉग जो अब एग्जीक्यूशन फेज में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट्स पहले से पाइपलाइन में थे और अब सब एक साथ ऑनलाइन आ रहे हैं। सही। 2025 को आप एक तरह से टेंडरिंग का साल कह सकते हैं। अच्छा। उस एक साल में 69 टेंडर्स जारी हुए, जिनकी कुल कैपेसिटी 102 गीगावाट थी। 102 गीगावाट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये 2018 से 2024 के बीच जारी हुए सभी टेंडर्स के बराबर है। और क्योंकि प्रोजेक्ट्स का टिपिकल टाइमलाइन 18 से 24 महीने का होता है, तो अब 2026 में हम इन टेंडर्स को असलियत में बदलते हुए देखेंगे। बिल्कुल। मिड 2023 से अवार्ड हुए प्रोजेक्ट्स अब कमीशन हो रहे हैं। इसमें एक और बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, टैरिफ्स में भारी गिरावट। हाँ, वो भी है। स्टैंडअलोन 2 आवर BESS के टैरिफ्स 2025 की शुरुआत में 2.21 लाख पर MW पर मंथ से गिरकर साल के अंत तक सिर्फ 1.48 लाख रह गए। और सोलार प्लस 4 आवर BESS प्रोजेक्ट्स के टैरिफ्स भी गिरकर 2.70 से 2.76 पर किलोवाट आवर पर आ गए। इतनी गिरावट कैसे? इसकी वजह है मार्केट में आया हुआ जबरदस्त कंपटीशन। 50 से ज्यादा नए बिडर्स मैदान में उतर आए। 50 से ज्यादा? हाँ, जिससे बिड्स बहुत अग्रेसिव हो गईं। लेकिन इससे एक सवाल भी उठता है। फाइनेंसिंग का है ना? बिल्कुल। इन लो टैरिफ प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बात तो सही है। अच्छा, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे अदानी का गुजरात वाला प्रोजेक्ट। हाँ, मार्च 2026 में अदानी गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन BESS प्रोजेक्ट्स में से एक कमीशन करने जा रहा है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? हाँ, 1126 मेगावाट, 3530 MWH। ये बहुत बड़ा स्केल है। और राजस्थान के पुगल सोलर पार्क में भी कुछ हो रहा है। हाँ, वहाँ भारत के सबसे बड़े सोलर प्लस BESS प्रोजेक्ट का टेंडर जनवरी में आ रहा है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मार्केट भी तेजी से उभर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? और इसमें सरकार का क्या रोल रहा है? सपोर्ट सिस्टम कैसा है? देखिए, सरकार का सपोर्ट यहाँ पर क्रूशियल रहा है। पहला तो है वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF का दूसरा ट्रांच। ये करीब 5400 करोड़ का है, जो 30 GWH के स्टैंड अलोन BESS प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, और VGF के अलावा? दूसरा, VGF प्रोजेक्ट्स के लिए 20% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को अनिवार्य किया गया है। मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। हाँ, और तीसरा, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब ISTS चार्ज वेवर्स को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इससे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल बनते हैं। तो कुल मिलाके 2026 भारत के एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जहां इंडस्ट्री प्लानिंग से
एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रही है। ये सच है, सालों की प्लानिंग अब जमीन पर उतर रही है। तो आगे की राह क्या है? अब जब कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो सोचने वाली बात यह है कि इन स्टोरेज एसेट्स को नेशनल ग्रिड के साथ कितनी कुशलता से इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इंडिया के रिन्यूएबल हैवी पावर ग्रिड को स्टेबिलिटी मिल सके। असली परीक्षा सिर्फ इन्हें बनाने की नहीं बल्कि इन्हें प्रभावी ढंग से चलाने की होगी। Next topic. तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और लग्जमबर्ग के बीच हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग की। ये 6 जनवरी को हुई थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ज़ेवियर बेटल के बीच। पहली नजर में तो ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक मीटिंग लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन जब आप इसकी डिटेल्स में जाएं तो पता चलता है कि यहाँ बात भविष्य की हो रही है। मतलब फिनटेक, स्पेस, डिजिटल, एआई, ये सब बज़वर्ड्स नहीं है। हाँ, चलिए फिर इसी से शुरू करते हैं। फिनटेक और डिजिटल, ये तो समझ आता है क्योंकि लग्जमबर्ग एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। लेकिन स्पेस, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगता? मतलब भारत का स्पेस प्रोग्राम इतना विशाल है, लग्जमबर्ग उसमें क्या करेगा? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लग्जमबर्ग कोई रॉकेट नहीं बना रहा। उनका फोकस है स्पेस माइनिंग और स्पेस रिसोर्स मैनेजमेंट पर। ओह, अच्छा। हाँ, मतलब वो टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि स्पेस से जुड़े फाइनेंस और लीगल फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का एक परफेक्ट मैच हो गया। एग्जैक्टली। और फिनटेक का क्या वो भी इतना ही स्ट्रेटेजिक है? उससे भी ज्यादा शायद। लग्जमबर्ग का जो रेगुलेटरी माहौल है वो एक सैंडबॉक्स जैसा है। भारतीय कंपनियां वहां अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करके पूरे यूरोपियन बाजार में एंट्री ले सकती हैं। एक स्ट्रैटेजिक बैकडोर। समझ गया। बिल्कुल सही। और जयशंकर ने सॉलिड ट्रेड अकाउंट की बात तो की, लेकिन उन्होंने नेताओं के आपसी तालमेल पर भी बहुत जोर दिया है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ज़ेवियर बेटल के पर्सनल सपोर्ट का जिक्र किया, जैसे कुछ हफ्ते पहले यूएई में हुई मीटिंग या दिल्ली का रायसीना डायलॉग, या फिर 2020 की वो वर्चुअल समिट। हाँ, जो कोविड के टाइम हुई थी। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ पॉलिसी लेवल की बात नहीं है, एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है। सही कहा। और आखिर में ईयू वाला पॉइंट, जयशंकर ने उन्हें भारत ईयू संबंधों में मदद के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन सच कहूं तो एक सवाल मन में आता है, लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का ईयू जैसी बड़ी बॉडी में कितना असर हो सकता है? ये सवाल बहुत वैलिड है। लेकिन देखिए, ईयू में हर सदस्य देश के अपने एक अहमियत होती है। भले ही देश छोटा हो, लेकिन एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर लग्जमबर्ग वो जरूरी मुद्दों पर भारत के पक्ष में एक माहौल बना सकता है या किसी नेगेटिव प्रपोजल को रोक भी सकता है। अच्छा, तो ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मुलाकात सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये फ्यूचर टेक और गहरी डिप्लोमेसी का एक संगम था। बिल्कुल, और इसमें नेताओं का आपसी तालमेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। सवाल ये है कि फिनटेक और स्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर्स के अलावा लग्जमबर्ग जैसा एक छोटा लेकिन आर्थिक रूप से पावरफुल देश यूरोप में भारत की बड़ी फॉरेन पॉलिसी के लक्ष्यों को और किस तरह से प्रभावित कर सकता है। Next topic. चलिए एक नजर डालते हैं WTT यूथ कंटेंडर वडोदरा 2026 की खास बातों पर। देखिए, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस के यूथ सर्किट का एक बहुत ही अहम टूर्नामेंट था जो गुजरात में हुआ। इसमें U11 से लेकर U19 तक के देश और दुनिया के बेस्ट यंग प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। तो पहली हाईलाइट रही U19 बॉयज सिंगल्स। यहाँ पर ना भारतीय लड़कों का पूरा दबदबा रहा। असम के प्रियानुज भट्टाचार्य ने कमाल का खेल दिखाया और फाइनल में सार्थक आर्य को सीधे सेट्स में 12-10, 11-8, 14-12 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दूसरी बात U19 गर्ल्स सिंगल्स की, जहां कहानी बिल्कुल पलट गई। यहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जापान की मिकू मात्सुशिमा ने भारत की टॉप सीड दिव्यांशी भौमिक को 5 सेट तक चले एक बहुत ही कड़े मुकाबले में हरा दिया। और आखिर में कुछ दूसरे विनर्स की बात करें तो सिंड्रेला दास का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। उन्होंने तो डबल धमाका किया। U17 गर्ल्स सिंगल्स और U19 मिक्स डबल्स दोनों टाइटल जीते। वहीं U15 में श्रीजनी चक्रवर्ती और आदित्य दास चैंपियन बने और U11 में आद्या बेहेती और राजदीप बिस्वास ने बाजी मारी। तो कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट साफ दिखाता है कि जहां भारतीय लड़के टॉप पर हैं, वहीं लड़कियों के वर्ग में इंटरनेशनल कंपटीशन कितना टफ है।